तो देखो तो देखो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम जनन तंत्र में, है ना। जनन की परिभाषा पढ़ते हैं, जनन क्या होता है ना। जनन देखो, वह क्रिया जिसके दौरान सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करता है, मतलब अपने समान जीव उत्पन्न करेगा वो, ना कि किसी दूसरे के समान। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो अपने समान है, उसके समान जीव पैदा करता है वो, है ना। तो उस क्रिया को बोलते हैं जनन। और तथा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है, जनन कहलाता है। मतलब देखो, जनन कहलाती है, तो वो क्रिया है एक। तो मतलब अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। जनन किस लिए किया जाता है? अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ताकि उसके बाद भी उसका वंश चलता रहे, उसके बाद भी उसका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। तो जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करता है जीव? तो उसका आंसर है जनन, है ना, जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जनन सजीवों का मुख्य लक्षण है। देखो, सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? जनन है वास्तव में, क्योंकि सजीव निर्जीव में अपन ने पढ़ लिया अंतर इसमें पहले भी। तो सजीव का मुख्य लक्षण जनन है ना। जनन द्वारा प्रत्येक जाति की निरंतरता बनी रहती है, जानी जाति की निरंतरता बनी रहेगी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आएगी, है ना। एक जीव के बाद दूसरा जीव आता है, तो जाति की निरंतरता बनी रहती है इससे, है ना। मनुष्य एक लिंगी जंतु है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं। जरायु जंतु है, जरायु मतलब जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं ना, वो जरायुज होते हैं, है ना। वीवी पेरस, वीवी पेरस बोलते हैं हिंदी में, ऐसे लिख दो आप, तो वीवी पेरस होते हैं, है ना। और जो अंडों को जन्म देते हैं वो ओवी पेरस होते हैं, ओवी पेरस। जो ओवी पेरस, जो मतलब अंडों को जन्म देते हैं, अंडे देते हैं सीधे, जो अंडे देते हैं वो पक्षी होते हैं ना, अंडे देते हैं, तो वो ओवी पेरस है। और जरायुज मनुष्य जो शिशुओं को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब नर और मादा दोनों का अलग अलग होना, पुरुष का अलग होना और स्त्री का लिंग दोनों का अलग अलग होना, है ना, वो कहलाता है आपका लैंगिक द्विरूपता। तो बच्चों देखो, ये है आपका नरजनन तंत्र, है ना। तो नरजनन तंत्र में भी आपके वृषण बना दिया है मैंने इसमें। देखो, वृषण ये है आपके टेस्टिस, वृषण, वृषण या टेस्टिस, इस संरचना को बोलते हैं वृषण या टेस्टिस, है ना। गोल होते हैं, अंडाकार होते हैं, है ना। और ये वृषण है ना, इस एक थैलेनुमा संरचना में रहते हैं, इस थैलेनुमा संरचना में रहते हैं, है ना। वृषण कोष बोलते हैं इसको, वृषण कोष में रहते हैं ये, है ना। एक थैलेनुमा संरचना है ये वृषण कोष, तो इसमें रहते हैं। और किसकी सहायता से रहते हैं? ये इन तंतुओं की सहायता से रहते हैं, है ना। इनको बोलते हैं गुबरनेकुलम, गुबरनेकुलम, गुबरनेकुलम बोलते हैं इनको, है ना। इनसे ये इससे जुड़े रहते हैं वृषण कोष की दीवार से, वृषण कोष की भित्ति से। इसके अलावा वृषण वृषण से है ना एक लचीली रेशेदार संरचना ऊपर जा रही है, जो उदर गुहा में जाकर जुड़ती है ना। उदर गुहा की दीवार से ये जुड़ती है, उदर गुहा मतलब अपने पेट की गुहा, है ना। तो इससे जाके ये जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। ये कोड होता है, इसके इस कोड की वजह से क्या है, वो उदर गुहा की दीवार से क्या है, ये वृषण जुड़ जाते हैं। यहाँ से वृषण से क्या होता है, एक अत्यधिक कुंडलित संरचना निकलती है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण, एपिडिडिमिस, अधिवृषण, है ना। अधिवृषण निकलती है। ये अधिवृषण से क्या होता है, अधिवृषण से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, है ना, शुक्रवाहिनी। और ये जो शुक्रवाहिनी है, ये कहाँ पे जाके खुलती है? ये खुलती है मूत्राशय में खुलती है। शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी है। यहाँ शुक्राशय, ये शुक्रवाहिनी की नलिका और शुक्राशय की नलिका, ये दोनों आपस में यहाँ पे मिल जाती है, इसको बोलते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका। ये शुक्रवाहिनी की नलिका, ये तो शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, इन दोनों की नलिका मिल जाती है और कहाँ खुलती है? मूत्राशय में खुलती है ना, मूत्राशय में खुलती है ना। और या प्रोस्टेट यूरिथ्रा मार्ग में जाती है ना, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती है। एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है ना, इसलिए प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग बोल दे, है ना। तो ये शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल है, ये मूत्राशय, मूत्राशय में मतलब प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में कौन खुलती है? ये स्खलन नलिका खुलती है, इजाकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट खुलती है। एक बार फिर से समझ लो इसको। मनुष्य में ये वृषण पाए जाते हैं, गोल अंडाकार गुलाबी रंग के होते हैं, ये उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं वृषण कोश में। एक थैलीनुमा संरचना होती है, वृषण कोश को स्क्रोटम, स्क्रोटम भी बोलते हैं, स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक भी बोलते हैं। तो वृषण कोश में होते हैं कौन? वृषण
स्थित होते हैं वसन कोष में, है ना। ये वसन कोष की दीवार से एक तंतुओं की सहायता से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं गुबर्निकुलम। गुबर्निकुलम्स की सहायता से इसकी दीवार से जुड़े होते हैं। उदरगुहा की दीवार से वसन उदरगुहा की दीवार से ऊपर इस एक कोड रेशेदार, लंबी रेशेदार कोडनुमा संरचना से जुड़े होते हैं, जिसका नाम है स्पर्मेटिक कोड, है ना। और यहाँ से वसन से अधिवसन निकलता है। अधिवसन से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस, है ना। ये नलिकाकार संरचना है। ये नलिकाकार संरचना आगे जाके शुक्राशय से मिल जाती है, शुक्राशय की नलिका से मिल जाती है, और ये बनाती है स्खलन नलिका। स्खलन नलिका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो स्खलन नलिका है ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में खुल जाती है। प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग में खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है ना, इसलिए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग में खुल जाती है ना। तो ये है, मतलब ये नलिका है ना, शुक्रवाहिनी यहाँ से यहाँ होकर जहाँ जाती है, मतलब ये है मूत्राशय में चल जाती है शुक्रवाहिनी आपकी, है ना। अब यहाँ पे अपन आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको बना लो। तो आपको यह पता होना चाहिए कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आएंगे, है ना, कौन कौन से अंग इसके अंदर आएंगे नर जनन तंत्र में, और कौन सी महिला जनन तंत्र में आएगी, कौन से जो अंग है वो महिला जनन तंत्र में आते हैं, है ना। तो देखो आप, नर जनन तंत्र, तो सबसे पहले देखो नर जनन तंत्र में कौन कौन सी चीजें आती। प्राथमिक या मुख्य जनन अंग, देखो प्राथमिक जनन अंग कौन से होते हैं या मुख्य जनन अंग कौन कौन से हैं। तो ऐसे आवश्यक अंग जो कि युग्मक का निर्माण करते हैं, मतलब युग्मकों का निर्माण कौन करते हैं, शुक्राणु, अंडाणु, ये क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। तो इनका निर्माण कौन करते हैं, तो युग्मकों का निर्माण करते हैं, तो वर्षण करते हैं, वर्षण टेस्टिस, आदमियों में तो टेस्टिस करता है, और महिला में करता है अंडाशय, है ना। तो युग्मक का निर्माण करते उन्हें बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग या मुख्य जनन अंग, वही होते हैं, है ना। देखो नर में युग्मक निर्माण के अंग कौन से, देखो वर्षण टेस्टिस, और जबकि मादा मतलब महिला में युग्मक का निर्माण करने वाले अंग कौन से, अंडाशय। तो नर का मतलब होता है पुरुष, है ना, आदमी, और मादा का मतलब होता है फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। तो फीमेल में कौन होगा, महिला में कौन होगा, अंडाशय, जो अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु, देखो शुक्राणु और अंडाणु यही तो युग्मक होते हैं, है ना। अब ये युग्मक का जो निर्माण करेंगे वही प्राथमिक जनन अंग है, वही मुख्य जनन अंग है ना। तो नर युग्मक, देखो नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, देखो अंडाणु होता है, सीधी सी बात है ना। आपको ध्यान होना चाहिए नर युग्मक कौन सा है, मादा युग्मक कौन सा है। और नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, नर युग्मक का शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होगा, वृषण में होगा, और अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होगा, अंडाशय में होगा। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, और शुक्राणु का निर्माण वृषण में, टेस्टिस में। अब देखो द्वितीय जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग या सहायक जनन अंग भी बोलते हैं, बाकी जो जनन अंग बच जाएंगे ना वो द्वितीयक जनन अंग है बस, है ना। शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और अंडाशय को छोड़िए, वृषण तो पुरुष में पाए जाएंगे। ये सभी युग्मकों को मार्ग प्रदान करते हैं, देखो मार्ग प्रदान करेंगे, है ना, युग्मकों को, और नर व मादा युग्मक को जोड़ने में सहायक होते हैं। नर व मादा युग्मक को जोड़ने में सहायक होंगे, मतलब उनके निषेचन में सहायक होगा। नर व मादा युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है ना। नर में देखो कौन कौन से, और मादा में देखो कौन कौन से, यहाँ पे दे दी इसने, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि नर में कौन सा जनन अंग है और कौन सा जनन तंत्र जनन अंग मादा में पाया जाता है। तो देखो आप, नर में सहायक अंग कौन कौन से, अधिवृषण है एक, तो वृषण तो मुख्य अंग हो गया, मुख्य जनन अंग। अधिवर्षण आ गया इसमें, सहायक जनन अंग, सहायक जनन अधिवर्षण है। अब अधिवर्षण किस में पाया जाता है, पुरुष में, है ना, नर जनन तंत्र का हिस्सा है। शुक्रवाहिनी मतलब वास डेफरेंस भी इसी का हिस्सा है, नर जनन तंत्र का। शुक्राशय भी इसी में आएगा, मतलब सेमिनल वेसिकल। और प्रोस्टेट ग्रंथि, अब देखो कौन सी ग्रंथि किस में आती है आपको ध्यान होना चाहिए, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, इसी में आती है, पुरुष जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र में आती है ना। और शिश्न, है ना, ये सब क्या है, सहायक जनन अंग नर में, है ना। जबकि मादा में देखो, मादा वाला इंपॉर्टेंट है, मादा वाला जरूर ध्यान रखना। मादा में सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं, मादा में सहायक जनन अंग है फेलोपियन नलिका और गर्भाशय और वेजाइना मतलब योनि, ये तीन सहायक अंग हैं। इनके नाम जरूर ध्यान रखना आप कि मादा में, निम्न में से मादा में कौन सा सहायक अंग नहीं है, ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है। तीनों के नाम दे देगा आपको, एक पूछ लेगा, है ना। अब देखो वृषण, पहला है आपका वृषण, जो नर जनन तंत्र में है, वृषण। एक जोड़ी
मुख्य या प्राथमिक जनन अंग होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, देखो एक जोड़ी होते हैं, मुख्य या प्राथमिक जनन अंग होते हैं, है ना। दोनों वृषण एक एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं, देखो दोनों वृषण एक थैली नुमा संरचना में स्थित, थैली में स्थित होंगे, है ना। दोनों टांगों के बीच होते हैं, मतलब ये अपने मन जो आदमी होते हैं ना, उनके दोनों टांगों के बीच होते हैं वृषण, है ना। एक थैली में लटके रहेंगे, स्थित रहेंगे। यह थैलीनुमा संरचना उदर गुहा के नीचे और बाहर की तरफ स्थित होते हैं, मतलब देखो उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होंगे, है ना। बाहर की तरफ हमारे शरीर से बाहर स्थित होंगे, शरीर के बाहर की तरफ स्थित होंगे, है ना। तो जिन्हें क्या बोलते हैं, वृषण कोश। देखो वृषण कोश या स्क्रोटम, देखो स्क्रोटम का ध्यान रखना, स्क्रोटम ऐसे भी लिखा जाता है, स्क्रोटम, है ना। तो ये एक थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक भी बोलते हैं इसको, स्क्रोटल सेक, है ना, स्क्रोटल सेक ऐसे भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल देते हैं। बाकी स्क्रोटम जरूर ध्यान रखना, स्क्रोटम लिखा जाता है। ये तीन नाम है इसके, एक तो वृषण कोश, एक स्क्रोटम, है ना, ये स्क्रोटम लिखी दिया, एक स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक, है ना। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिए आप। वृषण कोश का तापमान उदर गुहा से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं, मतलब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2.5, ध्यान रख लो आप, तो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, है ना। 2 से 3 मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा इसका तापमान, किसका, वृषण कोश का, है ना, जिसमें वृषण स्थित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह शुक्र जनन क्रिया के लिए आवश्यक है, क्यों क्यों था इसका तापमान कम, क्योंकि शुक्र जनन क्रिया के लिए आवश्यक होता है ये, है ना। शुक्र जनन क्रिया मतलब शुक्राणु का बनना, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। प्रत्येक वृषण उदर गुहा के पृष्ठ दीवार द्वारा एक कोडनुमा संरचना से द्वारा संबंधित होता है, मतलब उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से संबंधित होगा ये, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड की सहायता से वो क्या है, उससे जुड़ा रहेगा। वृषण क्या है, वो स्पर्मेटिक कोड से, वृषण क्या है, उदर गुहा से जुड़ा रहेगा, है ना, उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से जुड़ा रहेगा। कोडनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। प्रत्येक वृषण वृषण कोश की दीवार से एक लचीली रेशेदार, अब देखो वृषण उदर गुहा से जुड़ेगा तो स्पर्मेटिक कोड से जुड़ेगा, अब वृषण कोश की दीवार से जुड़ेगा तो लचीली रेशेदार संरचना द्वारा वृषण कोश से जुड़ा रहता है, जिसे गुबर्नेकुलम बोलते हैं। देखो अगर उदर गुहा से जुड़ेगा तो स्पर्मेटिक कोड से जुड़ेगा, अगर वृषण कोश से जुड़ेगा तो गुबर्नेकुलम से जुड़ेगा, गुबर्नेकुलम, है ना। वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, छुपे हुए वृषण या क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। जब वृषण है ना उदर गुहा में ही रहते हैं, वृषण कोश में नहीं आते हैं, तो इन्हें छुपे वृषण बोलते हैं भाई, छुप गए वृषण तो, या क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, है ना, क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इन छुपे हुए वृषणों को शल्य चिकित्सा द्वारा, सर्जरी के द्वारा शरीर से बाहर निकालना ऑर्किडेक्टोमी। देखो ऑर्किडेक्टोमी क्या होती है, मतलब उदर गुहा से नीचे नहीं आ रहे ना वृषण, तो उनको क्या सर्जरी की जाती है उनकी, जिससे क्या है उनको शरीर से बाहर लाया जाता है ना, उदर गुहा से उनको बाहर लाया जाता है। वृषणों को हटाना या नष्ट करना क्या कहलाता है, केस्ट्रेशन या बंध्यकरण। केस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, वृषणों को हटाना शरीर से, है ना, या नष्ट करना, उनको उस क्रिया को क्या बोलते हैं, केस्ट्रेशन। इंग्लिश में केस्ट्रेशन बोलेंगे, हिंदी में बंध्यकरण बोलेंगे। अब देखो ये हो गया वृषण आपके। तो वृषण की संरचना पढ़ते हैं, वृषण की संरचना में क्या क्या होता है देखो। तो देखो बच्चों, ये है वृषण की संरचना, है ना। वृषण की संरचना मतलब टेस्टिस की स्ट्रक्चर, टेस्टिस की संरचना। तो वृषण की संरचना में हम 3 स्तर देखते हैं, है ना, 3 स्तर देखते हैं। ये देखो 3 स्तर है यहाँ पे, एक ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, सबसे बाहरी स्तर है ना, और दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, पूरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये, है ना। तीसरा है इसका ये वाला स्तर, जो अंदर वाला स्तर है ना, ये वाला, ये है वेसुकुलेसा, ट्यूनिका वेसुकुलेसा। तो 3 स्तर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस जो सबसे बाहरी स्तर है ना, ये केवल यहाँ तक होता है ना। देखो वृषण में क्या है, ये मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम होता है, मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम, या मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम की जगह आप टेस्टिस भी लग सकते हो, है ना। मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम होता है ये, इसको 2 भागों में बांट देता है, ऊपर से और नीचे से, इसको 2 भागों में बांटता है ना। कौन, मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरे इसमें फैला रहता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर मिलेगा ये आपको, ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो पूरा ये इधर का भी
दो इसके पार्ट है, तो डोर्सल पार्ट इधर वाला है, इधर वेंट्रल पार्ट है ना, इधर वाला डोर्सल पार्ट है, इधर वाला वेंट्रल पार्ट है। मतलब ये है ना मीडियास्टिनल सेप्टम है ना, इसको दो भागों में बांटता है वर्सन को। एक तो डोर्सल इधर वाला जाएगा, वेंट्रल इधर वाला जाएगा, इधर डोर्सल वाला और इधर वेंट्रल चेम्बर वाला जाएगा, वेंट्रल पार्ट वाला जाएगा। तो ये जो मीडिया एल्बुजिनिया है इसके अंदर होता है ये मीडियास्टिनल, है ना। तो देखो बच्चों, ये है हमारा वृषण, है ना। वृषण को क्या है, इसमें तीन भाग होते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो बाहरी भाग होता है, बाहरी आवरण होता है, तीन स्तर पाए जाते हैं, तीन आवरण पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर तीन आवरण पाए जाते हैं। एक तो वृषण में तीन आवरण पाए जाते हैं, एक तो ट्यूनिका वेजाइनलिस ये बाहर वाला, इसके अंदर वाला ये वाला पूरा, ये वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये पूरा अंदर का आ जाएगा। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ना, ये अंदर की तरफ धस जाता है, अंदर की तरफ पट बनाता है, टेस्टिकुलर सेप्टा ये ऐसे अंदर की तरफ एल्बुजिनिया बनाता है ये, है ना, टेस्टिकुलर सेप्टा बनाता है। इस टेस्टिकुलर सेप्टा के कारण ये छोटे छोटे कोष्ठों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे लोब्यूल्स में बढ़ जाता है, कोष्ठों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं वृषण तालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल। मतलब कैसे बढ़ता है ये, ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ धस जाता है ऐसे अंदर की तरफ टेस्टिकुलर सेप्टा की सहायता से, है ना, टेस्टिकुलर सेप्टा कहते हैं इनको, है ना। तो इनकी सहायता से छोटे छोटे कोष्ठ बन जाते हैं, ये कोष्ठ, ये कोष्ठ, ये कोष्ठ, ये कोष्ठ, ये कोष्ठ, ये कोष्ठ। तो इन कोष्ठ को क्या बोलते हैं, इन कोष्ठ को बोलते हैं वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। मतलब 250 कोष्ठ होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, वृषण पालिका बोलते हैं इनको। 250 लोब्यूल्स बनती है ना, वृषण पालिका बनती है। अब इन प्रत्येक जो वृषण पालिका है ना, इस प्रत्येक, ये भी वृषण पालिका, ये भी वृषण पालिका, ये सारी वृषण पालिका, ये भी वृषण पालिका, ये भी वृषण पालिका, सारी वृषण पालिका है। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या मिलेगी आपको, शुक्र जनक नलिकाएं मिलेगी। ये शुक्र जनक नलिकाएं 1 से 3 फिक्स है, 1 से 3, किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2 मिलेगी, किसी में 3 ज्यादा मिल सकते हैं आपको। तो 1 से 3 आपको शुक्रजनक नलिकाएं मिलेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेगी आपको। किसके अंदर, वृषण पालिका के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ये वृषण पालिका है, 1 2 3 4 5 6 दिखा दिए यहाँ पे आपको, है ना। तो सारी ये वृषण पालिका है, 250 होती है कुल मिला के ये वृषण पालिका है। ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है ना। हिंदी में भी ध्यान रखना है इसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल लिखा होता है, हिंदी में लिखा आ जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। तो टेस्टिकुलर, और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया में ये टेस्टिकुलर सेप्टा की सहायता से किया ये, किसमें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में उगाई है ना। ये जो आवरण है इसमें, ये आवरण पूरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। बाहर वाला तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है ना, केवल यहाँ तक होएगा बस, केवल यहाँ तक, पूरी इस पे नहीं पाया जाएगा, पूरे वर्षन पे नहीं पाया जाएगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरे वर्षन के ऊपर पाया जाता है ये आवरण। ये जो इधर वाला भी आवरण है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसके यहाँ पे एक सेप्टम मिलता है ना, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनल सेप्टम, मीडिया स्टेनल सेप्टम। ये क्या करता है, इस वृषण को दो भागों में बांटता है। एक तो ये इधर वाला तो कहलाएगा आपका, ये जो सेप्टम है, जो इस सेप्टम के इधर वाला तो कहलाएगा डोर्सल पार्ट, डोर्सल चेम्बर, डोर्सल पार्ट बोल दो या डोर्सल चेम्बर बोल दो। इधर वाला कहलाएगा जितना भी बड़ा ये बड़ा होता है, इधर वाला वेंट्रल या अधरीय पार्ट, इधर वाला पृष्ठीय पार्ट, पृष्ठीय चेम्बर, है ना। ये वाला इधर वाला अधरीय चेम्बर, कक्ष, कोष्ठ, है ना, कोष, ये है। तो ये है इसकी संरचना, है ना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है ना, ये किसके अंदर पाई जाती है, वचन पालिका के अंदर पाई जाती है। जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है ना, है ना, ये क्या करती है, इनके जो पिछले सिरे होते हैं, पीछे सिरे, ये पीछे के सिरे, पीछे से पिछले सिरे जुड़ कर क्या बनाते हैं, एक जालनुमा संरचना बनाते हैं, जाल की तरह, जाल होता है ना नेट, तो जाल की तरह संरचना बनाते हैं, जालनुमा संरचना बनाते हैं। इन जालनुमा संरचनाओं को बोलते हैं रेटेटेस्टिस, ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, रेटेटेस्टिस, वृषण जालक बोलते हैं हिंदी में। जरूरी नहीं है ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। बाकी आप रेटेटेस्टिस जरूर ध्यान रखो, है ना, रेटेटेस्टिस। अब ये रेटेटेस्टिस है ना, यहाँ से क्या निकलती है, शुक्रवाहिकाएं निकलती है। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, इफ्रेंसिया, ये वासा इफ्रेंसिया, हिंदी में भी लिखा हुआ सकता है वासा इफ्रेंसिया।
आपको याद होना चाहिए वासा एफरेंसिया क्या है, वासा डिफरेंसिया क्या है। शुक्रवाहिका है क्या होती है, और शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी वाहिनी अलग होती है, या शुक्रवाहिका, मतलब वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया ये क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां से निकलेगी देखो आपके वासा इफ्रेंसिया, है ना, जो किससे जुड़ती है, अधिवृषण से जुड़ती है, एपिडिडाइमिस से जुड़ती है, एपिडिडीमिस से जुड़ती है ना। वासा इफ्रेंसिया शुक्रवाहिकाएं किससे जुड़ेगी, एपिडिडीमिस से जुड़ेगी, है ना, अधिवृषण से जुड़ेगी। फिर अधिवृषण से क्या निकलेगी, शुक्रवाहिनी निकलेगी, मतलब वासा डिफरेंस निकलेगी, वहां से डिफरेंस निकलेगी, वासा डिफरेंस निकलेगी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस निकलेगी, है ना। फिर वहां से क्या वो किस में जाएगी, वो अपन पढ़ते हैं, पहले ये इसका डायग्राम है भाई। वर्षण के अंदर 3 स्तर पाए जाते हैं, वर्षण की संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं, लंबवत काट है, LS है ना। तो इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी का जो स्तर होता है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये स्तर होता है पूरा, है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो सबसे भीतर का जो स्तर होता है ये, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेसुकुलेसा। वेसु सबसे भीतरी स्तर होता है वर्षण के अंदर, सबसे भीतरी स्तर कौन सा, एक बार आगे एग्जाम में, ट्यूनिका वेसुकुलेसा, है ना, ये वाला पूरा ये। अब ये है ना जो ट्यूनिका वेजाइनी एल्बुजिनिया है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके अंदर ये क्या है, ऐसे सेप्टा मिलेंगे, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। सेप्टा को हिंदी में बोलते हैं पट, है ना। तो सेप्टा आप तो ऐसे अनुप्रस्थ पट होते ही है, अनुप्रस्थ पट। आप तो टेस्टिकुलर सेप्टा डायरेक्ट शब्द याद रख लो। टेस्टिकुलर सेप्टा की सहायता से ये अनेक कोष्ठों में बटे होते हैं, 250 कोष्ठ मिलेंगे, 250 कोष्ठों में वसन बढ़ जाता है ना। मतलब उन कोष्ठों को बोलते हैं अपन वसन पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है ना, ये मिलेगी आपको इस संरचना, इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, इसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं, है ना, शुक्रजनक नलिकाएं। और ये शुक्रजनक नलिकाओं के जो अंतिम सिरे होते हैं, सबके अंतिम सिरे जुड़कर पीछे एक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और ये रेटिटेस्टिस से क्या निकलती है, शुक्रवाहिकाएं निकलती है ना, वासा एफरेंसिया निकलती है ना। ये फिर आगे किस में जुड़ती है, ये वासा एफरेंसिया, मतलब ये वृषण के ऊपरी भाग से निकल रही है, देखो वृषण के ऊपरी भाग से निकल रही है ना। ये मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम किस में मिलेगा, एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में मीडिया एक्सटर्नल सेप्टम मिलता है। ये 2 भागों में बांटता है वृषण को, डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट। इधर वाला डोर्सल पार्ट हो जाएगा, डोर्सल चेंबर हो जाएगा, इधर वाला वेंट्रल मतलब अदर ये कोश हो जाएगा, है ना। तो इस शुक्रवाहिका किससे मिलेगी, वासा एफरेंसिया से आगे जाके किससे मिलेगी, अधिवृषण से मिलेगी, एपिडिडीमिस से मिलेगी, है ना। तो ये है वृषण का चित्र। वृषण के ऊपर 3 स्तरों का आवरण पाया जाता है, वृषण के ऊपर 3 स्तरों का आवरण पाया जाता है। अब तीन स्तर कौन कौन से हैं, वो 3 आवरण कौन कौन से हैं, देखो। सबसे बाहरी आवरण क्या नाम है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, है ना, वेजाइना मतलब योनि, आप तो ऐसे जानना वेजाइना सबसे बाहर है तो योनि सबसे बाहर। मध्य में ट्यूनिका एल्बुजिनिया दूसरा स्तर हो गया इसका। और सबसे भीतरी स्तर कौन सा है, सबसे भीतरी स्तर जरूर ध्यान रखना कि कौन सा होता है, वेसुकुलेसा, ट्यूनिका वेसुकुलेसा सबसे भीतरी स्तर होता है। तो 3 स्तर होते हैं इसमें, सबसे भीतरी स्तर का ध्यान रख लेना। वर्षण के 3 स्तर निम्न कौन कौन से हैं, देखो। पहला है आपका, पहला स्तर है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस देखो क्या होता है, यह सबसे बाहरी स्तर होता है, सबसे बाहरी स्तर है ये, है ना। केवल अधर भाग को ढके हुए होता है, जैसा कि आपने चित्र में समझ लिया होगा, केवल अधर भाग को ढका होता है, वेंट्रल पार्ट को ढका होता है ये, है ना। मतलब ये पूरे वर्षण में नहीं होता है, पूरे टेस्टिस के अंदर नहीं होता है, ये केवल वेंट्रल पार्ट में होता है। ट्यूनिका दूसरा है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यह मध्य स्तर होता है, संपूर्ण वृषण को ढके हुए होता है ना। संपूर्ण मतलब ये पूरे वृषण में फैला होता है एल्बुजिनिया, है ना। एल्बुजिनिया पूरे संपूर्ण वृषण के अंदर के ऊपर फैला होता है, पूरे वृषण को ढका होता है, जबकि वेजाइनलिस तो केवल अधर भाग को ढका होता है। यह वृषण के पिछले भाग पर अंतर्वलित होकर मीडिया स्टिनल सेप्टम बनाता है। देखो मीडिया स्टिनल सेप्टम बनाएगा कौन, बनाता है, एल्बुजिनिया ही बनाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, है ना। पीछे वाले भाग है ना उसमें अंतर्वलित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, अंतर्वलित होना मतलब मुड़ जाना, अंदर की ओर मुड़ जाना। यह सेप्टम जो मीडिया स्टिनल सेप्टम है, यह सेप्टम वृषण को 2 चेंबर्स में, 2 कोष्ठों में, 2 चेंबर्स में बांट देता है। अब 2 चेंबर्स कौन से, एक तो अदर कोस्ट मतलब वेंट्रल चेंबर, एक तो वेंट्रल चेंबर है
और एक डोर्सल चेम्बर है, सीधी सी बात है, पृष्ठ चेम्बर, पृष्ठ कोष्ठ होगा उसका नाम, है ना। मतलब ये जो सेप्टम है वृषण को दो कोष्ठों में बांटेगा, दो चेम्बर्स में बांटता है। एक तो जरूर अदर कोष्ठ होगा, वेंट्रल होगा, तो दूसरा डोर्सल होगा, है ना। मतलब दो चेम्बर बन जाएंगे इसके। तो देखो बड़ा जो अदर कोष्ठ होता है, वेंट्रल होता है, ये बड़ा होता है। यह टेस्टिकुलर सेप्टा द्वारा 250 कोष्ठों में बढ़ जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वृषण के अंदर तो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, पहली बात तो आपको ध्यान रखिए 250। और ये जो कोष्ठ होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जो कोष्ठ होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना। तो वृषण के अंदर जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं ना उनको बोलते हैं वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब देखो प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो जो प्रत्येक वृषण पालिका है, प्रत्येक जो कोष है ना, प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें कितनी संख्या में पाई जा रही है शुक्रजनक नलिकाएं, फिक्स है ये 1 से 3, मतलब आपको फिक्स याद रखना है, यही मिलेगी आपको, है ना, इससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगी। शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है ना। अब देखो दूसरा कक्ष है आपका पृष्ठीय कक्ष, है ना। वृषण में दूसरा कक्ष है पृष्ठीय कक्ष, मतलब डोर्सल चेम्बर। इस कक्ष में शुक्रजनक नलिकाओं के पिछले सिरे, देखो शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है ना, उनके पिछले सिरे आपस में जुड़कर जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें वृषण जालक या रेटेटेस्टिस कहते हैं। देखो भाई, तो रेटेटेस्टिस इंपॉर्टेंट है। रेटेटेस्टिस क्या होता है, सीधा परीक्षा में आता है रेटेटेस्टिस क्या होता है। तो रेटेटेस्टिस होता है कि वृषण में जो शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है उनके पिछले सिरे ना आपस में जुड़ जाएंगे सारे और एक जालनुमा संरचना बनेगी, जिसको बोलते हैं अपन वृषण जालक या रेटेटेस्टिस। तो रेटेटेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं, वृषण के अंदर पाए जाते हैं। वृषण जालक या रेटेटेस्टिस के ऊपरी भाग से क्या निकलती है, 12 से 20 शुक्र वाहिकाएं निकलती है, वासा इफ्रेंसिया। देखो आपको याद होना चाहिए वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया में क्या है अंतर है ना। तो शुक्र वाहिकाएं निकलती है, वासा इफ्रेंसिया निकलती है, कहाँ से निकलती है, वृषण जालक से निकलती है ना, नामक नलिकाएं निकलती, जो अधिवृषण में खुलती है। अभी जो शुक्र वाहिकाएं निकलेगी वो कहाँ खुलेगी, अधिवृषण में जाएगी, फिर अधिवृषण आगे जाके किस में जाएगा वो अपन पढ़ते हैं, है ना, शुक्रवाहिनी में जाएगा वो, फिर शुक्रवाहिनी जाएगी मूत्रमार्ग में, फिर वो शिश्न में होते हुए जाएगी, है ना, उसको पढ़ते हैं। तीसरा स्तर है आपका ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये वृषण का तीसरा स्तर है ना। तो ट्यूनिका वेसिकुलोसा वृषण का सबसे आंतरिक स्तर है ना। पहला तो वेजाइनलिस था, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका तो सब में आ रहा है ना, ट्यूनिका तो सब में आ रहा है, ट्यूनिका शब्द तो, बाकी ये पीछे वाले नाम अलग है, वेजाइनलिस, एल्बुजिनिया और वेसिकुलेसा। तो वेसिकुलेसा पढ़ते हैं, ट्यूनिका वेसिकुलेसा वसन का सबसे आंतरिक स्तर है ना। इस स्तर में रुधिर केशिकाओं का जाल, लसिका वाहिनियां उपस्थित होती है। देखो भाई, रुधिर केशिकाओं का जाल, जरूर ध्यान रखिए कि ये रुधिर केशिकाओं का जाल है। रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, मतलब रुधिर केशिकाओं का जाल किसमें पाया जाए, इसमें पाया जाता है। सबसे भीतरी स्तर ध्यान रखना आप तो कि सबसे भीतरी स्तर कौन सा है, तो ट्यूनिका वेसिकुलेसा है सबसे भीतरी स्तर। अब देखो शुक्रजनक नलिकाएं, शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती है ना। तो बच्चों ये है टेस्टिस की टीएस ऑफ टेस्टिस, वृषण की अनुप्रस्थ काट, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया अपन ने वृषण का, है ना। तो वृषण का अनुप्रस्थ काट है ये। तो उसमें देखो आप उसकी संरचना में आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई देती है ये जो गोल है ना, ये होती है शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। शुक्रजनक नलिकाएं होती है ये गोल गोल, ये सब शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, है ना। अब इन जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये गोल गोल सारी, तो इसमें क्या होता है, इसका जो बाहर का जो आवरण होता है ना, ये बाहर आवरण पाया जाता है चारों तरफ, ये बाहर आवरण पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया, है ना। अब इसके अंदर है ना 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, एक तो जिन्हें बोलते हैं अपन स्पर्मेटोगोनिया, है ना, शुक्रजन इन स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी है आपकी स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है ना, यही शुक्राणु बनाएंगे आगे। और दूसरा है आपका सर्टोली कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया तो शुक्राणु का निर्माण करती है, सर्टोली कोशिकाएं ये क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है ना।
तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो शुक्रजनक नलिका का चित्र है पूरा। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली स्पर्मेटोगोनिया, या एक और नाम है इसका नर जर्म कोशिकाएं, नर जर्म कोशिकाएं, है ना। एक ही बात है। स्पर्मेटोगोनिया ये शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरी आपकी ये वाली सर्टोली कोशिकाएं, ये सर्टोली कोशिकाएं ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। बाहर की तरफ संयोजी ऊतक भरा होता है। बाहर ये शुक्रजनक नलिका के बाहर जो स्पेस होता है, अवकाश होता है, जगह होती है, उसको बोलते हैं अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना। अब देखो ये जो अंतराली अवकाश है, इस अंतराली अवकाश में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स, है ना। लीडिंग कोशिकाएं ये क्या करती है? लीडिंग कोशिकाओं में क्या होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। टेस्टोस्टेरोन से भरा होता है वो, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भरा होता है, मतलब उस एंड्रोजन में मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है ना। उनमें टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन कौन करती है? लीडिंग कोशिकाएं, है ना। ये सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती है? शुक्रजनक नलिका का चित्र है, शुक्रजनक नलिका का गोल गोल पूरा। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उस बाहर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का बाहर का आवरण कहलाता है ट्यूनिका प्रोपिया, ट्यूनिका प्रोपिया, है ना। शुक्रजनक नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया या नरजन्म कोशिकाएं, है ना। दूसरी आपकी ये वाली सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं ये पोषण प्रदान करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। ये तो शुक्राणु का निर्माण करेगी, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगी। तो ये बाहर जो अंतराली अवकाश पाया जाता है, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर जो अवकाश पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतराली अवकाश, है ना। उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये लीडिंग कोशिकाएं क्या काम करती है? एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। एंड्रोजन, उसमें क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, बहुत ज्यादा उसमें टेस्टोस्टेरोन उपस्थित होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन कौन करती है? लीडिंग कोशिकाएं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यह वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये शुक्रजनक नलिकाएं, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ये शुक्रजनन का क्रियास्थल है। शुक्रजनन का क्रियास्थल कौन सा है? शुक्रजनक नलिकाएं। इसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। मतलब शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं? शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं। बनते तो वृषण में ही है, लेकिन वृषण में भी किस चीज में बनते हैं? तो वो शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं। शुक्रजनन भी यहीं पे होगा भाई, शुक्रजनन यहाँ होगा जब तो शुक्राणु बनेंगे। ये लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है। शुक्रजनक नलिका का बाहरी स्तर ट्यूनिका प्रोपिया कहलाता है। देखो शुक्रजनक नलिका का बाहरी स्तर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिका प्रोपिया। ट्यूनिका शब्द में आ रहा है ये शब्द, ट्यूनिका प्रोपिया। आंतरिक स्तर जनन उपकला का बना होता है। जनन उपकला मतलब जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला मतलब जर्मिनल एपिथीलियम, है ना। तो बाहर स्तर का जरूर ध्यान रखिए, ट्यूनिका प्रोपिया का बना होता है। शुक्रजनन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो दो प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी इसमें, है ना, शुक्रजनक नलिकाओं में। पहले आपकी स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं या नर जन्म कोशिकाएं भी बोलते हैं इनको, दोनों नाम ध्यान रखें आप, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया ये कोशिकाएं शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करते हैं। मतलब शुक्राणु का निर्माण करती है, कौन करती है? स्पर्मेटोगोनिया करती है ना। दूसरी इसमें कोशिकाएं पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिकाएं या शुक्राणु, ये दो नाम है इसके। तो देखो आप, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, पूछा जाता है परीक्षा में कि शुक्राणु को कोशिकाएं पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है? तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है तो सर्टोली कोशिकाएं। अगला पॉइंट है इसमें, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतरालिक अवकाश कहा जाता है, जिसमें अंतरालिक कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं, सब टेंटेकुलर कोशिकाएं। देखो सारे नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन टफ बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन घुमा के देता है वो। तो जरूरी नहीं वो लीडिंग कोशिकाएं नाम दे आपको, वो सब टेंटेकुलर कोशिकाएं भी दे सकता है,
है ना। तो अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं या सब टेंटिकुलर कोशिकाएं, एक ही बात है ना। तो ये अंतराली अवकाश में पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं फेमस नाम है इनका। तो लीडिंग कोशिकाओं का काम क्या क्या, क्या काम होता है? इनका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करना। एंड्रोजन हार्मोन में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इसमें। या डायरेक्ट आप बोल दो लीडिंग कोशिका का संबंध किससे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, है ना। तो ये एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कौन करती है? लीडिंग कोशिकाएं करती है। नर जनन हार्मोन, अब देखो नर जनन हार्मोन कौन कौन से हैं इसमें? एंटी मुलेरियन हार्मोन है, नाम ही सुना होगा आपने, एंटी मुलेरियन हार्मोन है। ये हार्मोन भ्रूण अवस्था में मादा में नर जननांग के विकास को रोकता है। नर जनन अंगों के विकास को रोकता है, मतलब जो महिला होती है ना, मादा फीमेल होती है, उसमें नर जनन अंगों के विकास को रोक देता है। ये कौन सा हार्मोन? एंटी मुलेरियन हार्मोन, है ना। दूसरा है इसमें इनहिबिन हार्मोन। ये सब क्या है? नर जनन हार्मोन होते हैं ना, नर जनन तंत्र से संबंधित होते हैं और नर जनन हार्मोन होते हैं। तो इनहिबिन हार्मोन क्या होता है? एफएसएच के स्त्रवण को रोकता है। एफएसएच के स्त्रवण, एफएसएच क्या करता है? फोलिक्यूल का निर्माण करता है, पुटिकाओं का निर्माण करता है ना। तो उसको ये रोकता है ना। कौन? इनहिबिन हार्मोन। जिससे क्या होता है? ये शुक्राणु का निर्माण कम होगा। सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है ये हार्मोन, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। कौन कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन, है ना। तो एफएसएच के स्त्रवण को रोकता है ये। दूसरे आपकी अधिवृषण, दूसरा इसका नर जनन तंत्र का दूसरा अंग है अधिवृषण, है ना। अधिवृषण मतलब एपिडिडीमस, एपिडिडीमस या एपिडिडाइमिस, एक ही बात है। एपिडिडीमिस, एपिडिडाइमिस एक ही बात है ना। तो बच्चों ये है एपिडिडाइमिस, एपिडिडीमिस, अधिवृषण। अधिवृषण का चित्र है आपके, है ना। तो ये अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, है ना। अत्यधिक कुंडलित रचना होती है, लंबी और कुंडलित रचना होती है वृषण, है ना। ये अधिवृषण, है ना। एपिडिडीमिस या एपिडिडाइमिस, है ना। तो इसमें देखो इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग, है ना, ये बीच वाला भाग, ये और ये आधारी भाग, मतलब पुच्छीय भाग, निचला वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग आधार में जो होता है ये आधारी भाग होता है। तो 1 2 3 भाग होते हैं इसके, है ना। ऊपरी भाग को कहते हैं केपुट, कार्पस, कोडा। केपुट, कार्पस, कोडा, 3 भाग होते हैं। ऊपरी भाग होता है केपुट, है ना, मतलब ये अत्यधिक कुंडलित रचना है, 6 मीटर होती है, मतलब इसकी लंबाई 6 मीटर, है ना। और ये ऊपर देखो स्पर्मेटिक कोड है ना, जो हमारे उदर गुहा से एक लचीली रेशेदार संरचना है, जिससे क्या है हमारा ये जो वृषण है वो जुड़ा होता है ना। एक स्पर्मेटिक कोड है। इसके अलावा ये शुक्रवाहिका है, वासा एफ्रेंसिया, इंग्लिश में जरूर नाम ध्यान रखना है आपको, वासा एफ्रेंसिया और वासा डेफरेंस में, है। तो वासा एफ्रेंसिया क्या है? शुक्रवाहिका बोलते हैं हिंदी में, उसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं या शुक्रवाहक बोलते हैं। तो ये वृषण से लेके आती है, वृषण से शुक्रवाहिका आती है, वासा एफ्रेंसिया आती है जो अधिवृषण में जाती है। अधिवृषण से क्या निकलती है? अधिवृषण से निकलती है लंबी नलिकाकार रचना निकलती है, जिसे वासा डेफरेंस बोलते हैं या शुक्रवाहिनी बोलते हैं या शुक्रवाहक बोलते हैं, है ना। ये आगे जाती है। फिर ये, है ना, ये वृषण कोश है, वृषण कोश में पाए जाते हैं। ये वृषण कोश है ना, ये गुब्रेन कूलम है। वृषण कोश की दीवार से कौन जुड़ा होता है? वृषण जुड़ा होता है ना। तो ये गुब्रेन कूलम है, ये है। बाकी अधिवृषण में ही बना दिया अपन ने, है ना। तो ये समझने के लिए आपके ये गुब्रेन कूलम, है ना। तो यहाँ से नलिकाकार रचना निकलती है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। बाकी इससे आगे पढ़ते हैं, है ना। अधिवृषण इसका दूसरा अंग है, पहला तो वृषण, दूसरा अधिवृषण, है ना। तो शुक्राणु किधर से किधर जाएगा आपको एक क्रम भी याद होना चाहिए। जैसे जैसे अपने अंग आ रहे हैं ना, अंग आते जा रहे ना, ऐसे उसका क्रम आता जाएगा। भाई वृषण सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाएगा? वृषण, उसका शुक्राणु का मार्ग, शुक्राणु कहाँ से कहाँ जाएगा, शुक्राणु का मार्ग कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले वृषण, फिर उसके बाद अधिवृषण, है ना, ऐसे, फिर शुक्रवाहिनी, ऐसे आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। फिर मूत्रमार्ग और फिर शिश्न से होता हुआ बाहर शरीर से। वृषण के पश्चिम भाग पर स्थित होता है। देखो वृषण कहाँ स्थित होता है? ये अधिवृषण कहाँ स्थित होता है? वृषण के पश्चिम भाग पर स्थित होता है। यह एक लंबी और अत्यधिक कुंडलित रचना होती है। मतलब ये क्या है? एक कुंडलित रचना होती है, बहुत ज्यादा अत्यधिक कुंडलित होती है, लंबी रचना होती है, कुंडलित होती है ना। यदि यह यहाँ क्या होता है? ये क्या होता है? शुक्राणु का संग्रह स्थल है, संग्रह और परिपक्वन स्थल है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शुक्राणु का संग्रह कहाँ पे होता है? संग्रह, है ना। संग्रह मतलब इकट्ठा होना। शुक्राणु यहाँ पे एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित होते हैं कहाँ पे? अधिवृषण में,
है ना। और परिपक्वन कहाँ पे होता है शुक्राणु का मेचुरेशन, मतलब परिपक्वन शुक्राणु कहाँ पे मेच्योर होते हैं, तो वो होते हैं अधिवृषण में। यदि अधिवृषण हटा ले जाए तो शुक्राणु निषेचन योग्य नहीं रहेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे परिपक्वन होता है, मेच्योर होते हैं शुक्राणु। अब अधिवर्षण अगर आप हटा लोगे तो क्या होगा, शुक्राणु का निषेचन नहीं कर पाएंगे, वो परिपक्व ही नहीं होंगे, है ना। मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, मतलब अधिवर्षण की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर मनुष्य में। और खरगोश में 3 मीटर होती है ना। तो 6 मीटर ध्यान रखें, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर। अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं, देखो अधिवर्षण के 3 भाग कौन कौन से, केपुट, ऊपरी भाग को कहते हैं केपुट, कार्पस, कोडा, तीनों ऐसे याद रखिए। केपुट तीनों क है, इसमें क है तीनों, केपुट, कार्पस, कोडा। कोडा तो आधारीय भाग है ना। कोडा आधारीय भाग होता है, पूछीय भाग ये होता है, सबसे पूछ वाले भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है। ऊपरी भाग कौन सा होता है, केपुट होता है। केपुट, कार्पस, कोडा, ऐसे ध्यान रखें आप, है ना। तो इसके 3 भाग हैं अधिवर्षण के। तीसरा है आपका शुक्रवाहिनी, मतलब शुक्रवाहक भी बोलते हैं इसको, वास डेफेंस, वास डेफरेंस, है ना। तो शुक्रवाहिनी देखो आप, लंबी और नलिकाकार रचना होती है, मतलब वर्षण आप शुक्रवाहिनी में आ गए, तीसरे अंग में आ गए, है ना। लंबी होती है, नलिकाकार रचना होती है, नली की जैसी होती है, ट्यूब जैसी होती है ना। शुक्राशय में खुलती है, देखो शुक्राशय में जाएगा आप शुक्राणु इसके बाद, है ना। शुक्रवाहिनी से कहाँ जाएगा शुक्राणु, शुक्राशय में जाएगा, फिर शुक्राशय से कहाँ जाएगा, फिर देखो आगे पढ़ते हैं इसको, मूत्रमार्ग में जाएगा वो, फिर शेषन से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा, मादा की योनि में चला जाएगा। शुक्राशय में खुलती है, शुक्राशय में खुलती है शुक्रवाहिनी, शुक्राशय की नलिका के साथ मिलकर स्खलन नलिका बनाती है, देखो स्खलन नलिका बनेगी, है ना। कैसे बनती है, कैसे बनती है, शुक्राशय की नलिका के साथ जुड़ जाएगी शुक्रवाहिनी, दोनों की नलिकाएं जुड़ जाएगी, तो क्या है, स्खलन नलिका बन जाएगी, है ना। मतलब इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट जो मूत्र मार्ग, प्रोस्टेट यूरेथ्रा मार्ग में खुलती है, भाग में खुलेगी, मतलब जो मूत्र मार्ग में खुलेगी, स्खलन नलिका कहाँ पे खुलेगी, मूत्र मार्ग में खुलेगी, या प्रोस्टेट यूरिथ्रा भाग में खुलेगी, मतलब मूत्र, इसको यूरिथ्रा को मूत्र मार्ग ही बोलते हैं हिंदी में। प्रोस्टेट का मतलब है प्रोस्टेट ग्रंथि मिलती है वहाँ पे, जो प्रोस्टेट यूरिथ्रा नाम रख दिया उसका, मतलब मूत्र मार्ग ध्यान रख लें आप, तो मूत्र मार्ग में खुलेगी, है ना, स्खलन नलिका। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये दो चीज़ें हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये क्या होती है। तो वेसेक्टोमी तो होती है पुरुषों में, और ट्यूबेक्टोमी होती है महिलाओं में। ट्यूब होती है ना, फेलोमेन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, इसलिए ट्यूबेक्टोमी। और वैसेक, तो स आ गया ना यहाँ पे, स आ गया देखो, वैसेक। और पुरुष, पुरुष में भी स आता है, तो ऐसे ध्यान रख लेना आप, पुरुष, पुरुष आता है ना, पुरुष, पुरुष, तो इसमें स ऐसे आता है, और इसमें वेसेक में स ऐसे आता है, तो वेसेक, ऐसे ध्यान रखना, वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी तो पुरुष में होगा, ट्यूबेक्टोमी महिला में, ट्यूब का मतलब फेलोपियन ट्यूब, तो ट्यूबेक्टोमी महिला में होगी। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, शुक्रवाहिनियों को, मतलब है ना, वास डिफरेंस को काट कर दोनों सिरों से धागे से बांधना, दोनों सिरों से धागे से बांध दिया जाता है, मतलब, है ना, ताकि वो पुरुष नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, वेसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी को महिला नसबंदी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी में देखो क्या होगा, अंडवाहिनियों को क्या होगा, या फेलोपियन नलिकाओं को काट कर बांधना, मतलब काट कर दोनों को धागे की सहायता से बांध दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, अंडाणु या शुक्राणु नहीं पहुंच पाते, जिससे निषेचन नहीं हो पाता इनमें, है ना। तो शुक्रवाहिनियों में को बांध दिया जाएगा, इसमें अंडवाहिनियों को बांध दिया जाएगा, ये है। बाकी आप ध्यान रखिए, पुरुषों में होती है, ये महिलाओं में होती है ट्यूबेक्टोमी। चौथा आपका यहाँ पे आ जाएगा अंग, नरजनन तंत्र का चौथा अंग है मूत्रमार्ग, या यूरेथ्रा, है ना, या यूरिथ्रा इंग्लिश में बोलते हैं इसको, यूरेथ्रा। तो देखो क्या होता है, यह नर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है लाइन, मतलब मूत्र भी यहाँ से निकलेगा इसी से, और जनन मार्ग भी यहीं से निकलेगा, जनन जो शुक्राणु है ना, वो भी यहाँ, वीर्य भी यहीं से निकलेगा, और टॉयलेट भी यहाँ से निकलेगा, इसलिए इसको, ये दोनों का कार्य करता है, इसी अंग से निकलेगा, मतलब मूत्र मार्ग से। मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है ना, मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलेगा। मूत्र मार्ग 3 भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है मूत्र मार्ग। पहला प्रोस्टेट मूत्र मार्ग, नाम से स्पष्ट है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा इंग्लिश में बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि मिलेगी। यह ऊपरी भाग होता है, इसमें देखो, यह ऊपरी भाग होता है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है, देखो प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होगी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है ना प्रोस्टेट। इसका स्त्रावण वीर्य का 30% भाग बनाती है, वीर्य मतलब सीमन,
30% तो ये बना देगी प्रोस्टेट ग्रंथि। जो वीर्य होता है ना, जिसमें शुक्राणु भी होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो इनका स्त्रवण भी होता है, मतलब तो वीर्य में इसका भी स्त्रवण शामिल है, प्रोस्टेट ग्रंथि का। दूसरा है इसका झिल्लीय मूत्र मार्ग। झिल्लीय मतलब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो झिल्ली यहाँ पे क्या होगा, छोटा होता है और मध्य भाग होता है। मध्य भाग होगा, नाम से स्पष्ट 3 भाग होते हैं ना, तो मध्य भाग ये हो गया ना झिल्ली में। तीसरा है आपका शिश्न या पेनिस या शिश्नीय मूत्र मार्ग। तो शिश्नीय मूत्र मार्ग नाम से इसमें शिश्न मिलेगा या पेनिस मिलेगा, इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं शिश्न को, है ना, पेनिस बोलते हैं इंग्लिश में शिश्न को। तो देखो क्या होता है ये शिश्न है नर का पेनिस, पेनिस का चित्र है, ये इसका टीएस है ना, अनुप्रस्थ काट है। तो ये देखो आप, इसमें आपको ये क्या है, मांसपेशियों का बना होता है। सबसे पहली बात तो शिश्न में कोई हड्डी नहीं पाई जाती, मांसपेशियों का बना होता है। इसके अंदर 3 कोटर पाए जाते हैं, 3 कोटर पाए जाते हैं या रज्जु पाए जाते हैं, 3 डोरिया पाई जाती है। 3 डोरिया, जिनमें से 2 तो होती है पृष्ठीय होती है ना। ये टीएस में देखो आप, ये टीएस सेक्शन है इसका, तो 2 तो पृष्ठीय होती है। पृष्ठीय का मतलब 2 ऊपर होती है, 2 ऊपर होती है, पृष्ठीय में होती है, और एक नीचे होती है, अधरी होती है ना। ये कार्पस स्पोंजियम बोलते हैं, जो अधरी होती है उसको कार्पस स्पोंजियम बोलते हैं। और ये जो पृष्ठीय होती है उनको उसको बोलते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, है ना। ये 2 होती है संख्या में, इनकी संख्या ध्यान रखिए, संख्या में 2 थी, और ये कॉर्पस स्पोंजियम 1 होती है। ये संख्या फिक्स ध्यान रखें आप। और ये दो तो पृष्ठीय होगी, एक अधरी होगी। ये 2 पृष्ठीय ऊपर है और एक अधरी है ना। तो इस ऐसे भी ध्यान रखें, 2 पृष्ठीय और एक अधरी है। अब देखो आप, कॉर्पस जो स्पोंजियोसम है, इसमें मूत्रमार्ग आता है ना। मूत्रमार्ग में निरंतर रहता है ये कॉर्पस स्पोंजियोसम, है ना। तो मूत्रमार्ग है इसमें, ये मूत्रमार्ग है इसमें, ये है ना। यूरेथ्रा भी बोलते हैं मूत्रमार्ग को इंग्लिश में। इसके अंदर क्या है, शिश्न में ये जो रक्त पात्र है, रक्त पात्र से भरा रहता है, या रक्त कोटर पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। रक्त पात्र, इसमें रक्त कोटर 3, इसमें अंदर रक्त कोटर पाए जाते हैं। इन दोनों डोरियों में रक्त कोटर पाए जाते हैं या रक्त पात्र पाए जाते हैं। इनमें उत्तेजना के समय रक्त भर जाता है। उत्तेजना के समय इनमें, इन कोटर में, इन रक्त पात्र में रक्त भरा जाता है ना, भर जाता है ना। और देखो, ये हमारा जो पेनिस है, इसमें ये मूत्रमार्ग है। ये जो नलिका आ रही है ऊपर से, ये मूत्रमार्ग कहलाता है, ये है ना। पूरी नलिका ये मूत्रमार्ग है, मूत्रमार्ग है ना। और जो इसका आगे का सिरा है, यहाँ पे मूत्रमार्ग का आगे का सिरा, ये इसको बोलते हैं मूत्राशय मुख, है ना। जिसमें एक छिद्र पाया जाता है, हमारे पेनिस में आगे छिद्र होता है, उसको बोलते हैं मूत्राशय मुख, है ना, या यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल मीएटस, है ना। यूरेथ्रल मीएटस बोलते हैं, मूत्राशय मुख बोलते हैं। मूत्राशय का मुख है, मतलब मूत्राशय यहाँ आगे खुलता है, एक नलिका के रूप में बाहर आता है पेनिस से होते हुए, है ना। जो एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे बोलते हैं मूत्राशय मुख, है ना। और शिश्न का आगे वाला भाग है, ये फूला हुआ रहता है, थोड़ा सा फूला हुआ है। देखो, ये पीछे वाला कम फूला है, आगे वाला ज्यादा फूला हुआ भाग है ना। जो शिश्न का अग्रभाग जो फूला होता है ना, उसको बोलते हैं पेनिस। शिश्न का जो अग्रभाग फूला होता है, आगे वाला भाग फूला होता है, उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर एक त्वचा का आवरण पाया जाता है, ये आवरण पाया जाता है इसके ऊपर, है ना। ये बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस या अग्रच्छद भी बोलते हैं, आप तो इंग्लिश में ध्यान रखें, प्रीप्यूस। त्वचा का जो आवरण पाया जाता है इस ग्लांस पेनिस के ऊपर, है ना, उसको बोलते हैं प्रीप्यूस, है ना। शिश्न का जो पेनिस का जो आगे वाला भाग फूला होता है, उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। इसके ऊपर जो पतला त्वचा का आवरण पाया जाता है, उसको प्रीप्यूस बोलते हैं। और इसमें 2 वो डोरिया पाई जाती है, जिनको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम। तो ये अंदर वाला इसके चारों तरफ, है ना, इस मूत्रमार्ग के चारों तरफ केवल एक है, 2 नहीं है भाई, इधर भी और इधर भी नहीं, पूरा एक है, पूरा कवर किए हो इसको, है ना। और इसके बाहर पाए जाएंगे ये कॉर्पोरा केवर्नोसा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, ये बाहर पाए जाएंगे। और ये कॉर्पस स्पोंजियम अंदर पाया जाएगा, मांसपेशी का बना होता है ना। ये मतलब इसको चारों तरफ से कवर किए हुए नलिका है, ये नलिका है मूत्रमार्ग, इसको चारों तरफ से कवर किए हुए हैं, और इसके बाहर ये पाए जा रहे हैं। और फिर आपके कॉर्पोरा केवर्नोसा, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम तो हो गया 1 और कॉर्पोरा केवर्नोसा हो गया 2, है ना। और इनमें रक्त कोटर पाए जाते हैं, ये टीएसएस की, तो रक्त कोटर पाए जाते हैं। देख लो, रक्त पात्र पाए जाते हैं इनमें, जिनमें उत्तेजना के समय रक्त भरा जाता है। जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है वो मूत्रमार्ग में निरंतर होता है ना। ठीक है, तो ये है मूत्रमार्ग एक मांसल व नलिकाकार अंग में खुलता है,
निरंतर रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, शिश्न या पेनिस कहते हैं। तो मूत्र मार्ग किस में खुलेगा, शिश्न में खुलेगा या पेनिस में खुलेगा आगे जाके, है ना, टॉयलेट यहाँ से तो निकलेगा। शिश्न पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय है, तो पुरुष का बाहरी जननेंद्रिय क्या है, शिश्न मतलब पेनिस है। शिश्न का शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, फूला होता है ना, शीर्ष का शीर्ष भाग फूला होता है, जिससे शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहते हैं। जो भी भाग इसका फूला होता है ना, वो क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, मतलब शिश्न का जो भाग फूला होता है ना, उसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस। या एक तरह से और आ जाती है परीक्षा में लाइन कि शिश्न का अंतिम वर्धित भाग कहलाता है, शिश्न का अंतिम वर्धित भाग कहलाता है ग्लांस पेनिस, ग्लास पेनिस कहलाता है ना। तो ग्लास पेनिस के ऊपर एक देखो त्वचा का आवरण पाया जाता है, त्वचा का आवरण पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस या हिंदी में, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें आप, तो प्रीप्यूस बोलते हैं, है ना, अग्रच्छद बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हिंदी को छोड़ो आप, तो इंग्लिश में ध्यान रखो, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस क्या होता है, जो त्वचा का विलयन पाया जाता है ना इसके ऊपर, त्वचा का आवरण पाया जाता है इसके ऊपर, ग्लांस के ऊपर आगे क्या, तो उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। प्रीप्यूस ग्लांस के आधार से एक लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम प्रीप्यूस। जब भी ऐसे आ जाता है ना, लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ा, आधार से जुड़ा होता है, वहां फ्रेनुलम शब्द आता है, तो फ्रेनुलम प्रीप्यूस। शिश्न में अस्थि नहीं पाई जाती। देखो शिश्न होता है ना, हमारा जो पेनिस होता है ना, उसमें हड्डी नहीं होती, कोई भी अस्थि नहीं होती, है ना, मतलब उसमें हड्डी नहीं पाई जाती जनरली। लेकिन शिश्न, अब देखो शिश्न काय का बना होता है, शिश्न बना होता है मांसपेशियों का बना होता है, और उत्तक का बना होता है, उत्तकों का बना होता है, मतलब मांसपेशियां भरा होता है, इसमें खून भरा होता है, मांसपेशियों में क्या होता है, हमारा रक्त होता है, भरा होता है ना, तो उसमें हड्डी नहीं पाई जाती। कुछ जंतुओं में देखो, कुछ जंतुओं में अपवाद स्वरूप अस्थि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेकुलम। बेकुलम कहते हैं, मतलब ऐसे तो अस्थि नहीं पाई जाती, हड्डी नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ जंतुओं में अपवाद स्वरूप अस्थि पाई जाती है, जिसे बेकुलम कहते हैं। इस प्रकार का शिश्न क्या कहलाता है, ओस शिश्न कहलाता है, ओस पेनिस, है ना। तो ये नाम जरूर ध्यान रखें आप, बेकुलम पूछा जाता है परीक्षा में। जैसे व्हेल, व्हेल जो मछली होती है, चमगादड़ है, चूहे, इनमें क्या होता है, ओस पेनिस पाया जाता है, ओस शिश्न पाया जाता है, ये एग्जाम्पल है उसके। इस भाग में देखो शिश्न में क्या होता है, इस भाग में 3 लंबवत डोरियां रज्जु उपस्थित होते हैं, 3 लंबवत रज्जु पाए जाएंगे इसमें, मतलब, है ना, जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे रक्त पात्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे रक्त पात्र होते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें उत्तेजना के समय रक्त भरा जाता है, उत्तेजना के समय इनमें रक्त भरा जाएगा, मतलब इसमें, है ना, क्योंकि जब वो उत्तेजित होएगा शिश्न, तो उसमें रक्त भर जाता है उससे, मांसपेशियों के थ्रू, है ना, मतलब रक्त पात्र मिलेंगे इसमें, 3 रक्त पात्र, है ना, मतलब 3 तो लंबवत डोरियां मिलेगी। अब वो तीनों जो डोरियां हैं, तीनों डोरियां हैं, उनमें छोटे छोटे रक्त पात्र होते हैं, है ना। अब इनमें रक्त भरा जाएगा उत्तेजना के समय। दाएं और बाएं रज्जु को क्या कहते हैं, कार्पोरा केवर्नोसा। तो आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या पूछी जाती है, 2 तो होते हैं कार्पोरा केवर्नोसा, 2, संख्या 2, कार्पोरा केवर्नोसा 2, और मध्य रज्जु को कार्पस स्पॉन्जियोसम, मतलब इनकी संख्या होती है 1, स्पॉन्जियोसम तो होता है 1, केवर्नोसा होते हैं 2, कार्पोरा केवर, दोनों में है ना, कार्पोरा केवर्नोसा तो होते हैं 2, और स्पॉन्जियोसम होता है 1, तो इनकी संख्या पूछी जाती है। मतलब 2 तो होते हैं पृष्ठीय, और 1 होता है अधरीय। जो स्पॉन्जियोसम होता है वो अधरीय होता है, मतलब अधरीय का मतलब नीचे होता है, पृष्ठीय का मतलब ये इधर 2, पृष्ठीय मतलब एक केवर्नोसा है ना 2, वो ऊपर होते हैं, पृष्ठ का मतलब ऊपर। मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। देखो शिश्न के बाहर एक छिद्र पाया जाता है आखिरी में, है ना, तो उसको बोलते हैं अपन मूत्राशय मुख, या यूरेथ्रल मीएटस, या यूरेथल मीटस भी बोल देते हैं डायरेक्ट इसको, यूरेथल मीटस या मीएटस, है ना। तो मूत्राशय मुख किसे बोलते हैं, जो शिश्न के बाहर की ओर छिद्र पाया जाता है, जिसमें से टॉयलेट बाहर निकलता है, छिद्र के रूप में बाहर निकलता है। देखो बात एक ही, मूत्रमार्ग से आगे निकलते शिश्न के माध्यम से जो गुजरता हुआ एक छिद्र मिलेगा, उसी को अपन मूत्राशय मुख कहते हैं। अब देखो सहायक जनन ग्रंथियां, अब आपको ये पता होना चाहिए सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी है। ये नर में पाई जाएगी ओनली, जैसे शुक्राशय है, ये नर में मिलेगा, शुक्राशय भी नर में मिलेगा, है ना।
और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि नर में मिलेगी, काउपर ग्रंथियां नर में मिलेगी। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि आती है जनरली। भाई बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां क्या होती है? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां ये सब क्या होता है? नर में पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या भी पूछी जाती है, एक होती है, वो अपन पढ़ेंगे अभी, फिर से इसको रिवाइज करेंगे। इसके अलावा ये रेक्टल ये पेरिनियल ग्रंथियां, ये रेक्टल ग्रंथियां मनुष्य में नहीं पाई जाती, खरगोश में पाई जाती है ना। तो ये है, फिर मादा जनन तंत्र चालू हो जाएगा अपनी। तो इसमें पढ़ते हैं अपन शुक्राशय, सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां शुक्राशय मतलब पुरुष में पाई जाती है, आदमी में पाई जाती है, मेल में पाई जाती है ना, नर जनन तंत्र में। इसे सेमिनल वेसिकल, इसे यूटेरस मेस्कुलाइनस भी कहते हैं। एक जोड़ी होता है, देखो शुक्राशय कितना होता है? एक जोड़ी होता है ना। यूटेरस मेस्कुलाइनस भी कहते हैं। इसके द्वारा पोषक तरल का स्त्रवण होता है, मतलब इसके द्वारा पोषक पदार्थ का स्त्रवण होगा, जो लिक्विड होगा उसका स्त्रवण होगा। इसका स्त्रवण वीर्य का 70%, देखो 60 से 70% भाग बनाता है, सीधा देखा जाए 30% तो बनाया जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि से, है ना, और 70% के आसपास या 60 से 70% इससे बनाया जाएगा। इसका स्त्रवण क्षारीय तरल होता है, देखो क्षारीय तरल होगा इसका स्त्रवण, बेसिक मतलब बेसिडिक नेचर, है ना। तो क्षार होगा वो, जो लिक्विड होगा। इसके स्त्रावण में क्या मिलता है? फ्रक्टोज, ध्यान रखें आप, इसके वीर्य में जो मिलता है वो फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज वीर्य में मिलता है, मतलब, है ना। इसके स्त्रावण में फ्रक्टोज मिलता है ना। तो और फाइब्रोलाइसिन भी मिलेगा, प्रोस्टाग्लैंड्स भी मिलेंगे, प्रोस्टाग्लैंड्स भी, है ना। तो ये क्या काम है? उपस्थित होते हैं इसके जो लिक्विड में। तो ये देखो क्या कर, ये फ्रक्टोज है, तो ये क्या काम करती है? फ्रक्टोज के द्वारा शुक्राणु गति कर पाता है, शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज क्या है? फलों की शर्करा होती है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। तो ये शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है, इससे गति कर पाता है। फाइब्रोलाइसिन वीर्य को जमने से रोकता है, वीर्य को जमने से रोकता है फाइब्रोलाइसिन। हर चीज का कोई ना कोई कार्य है इसमें जो भी पाया जा रहा है। प्रोस्टाग्लैंड्स योनि में संकुचनशीलता को बढ़ाता है, संकुचनशीलता बढ़ाता है, जिससे क्या है? शुक्राणु आगे बढ़ेगा, मतलब शुक्राणु को ऊपर पहुंचाना है, उसमें योनि से गर्भाशय के वहां पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है। तो कैसे पहुंचेगा? फेलोपियन नलिका तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा? प्रोस्टाग्लैंड्स करता है वो काम, है ना, शुक्राणु को आगे बढ़ाएगा, संकुचनशीलता पैदा करेगा योनि में, है ना, जो महिला की योनि होती है उसमें। शुक्राशय की नलिका तथा शुक्रवाहिनी की नलिका मिलकर स्खलन नलिका बनाते हैं, जो मूत्र मार्ग में खुलती है ना। शुक्राशय की नलिका मिल जाएगी और शुक्रवाहिनी की नलिका मिल जाएगी, दोनों के मिलकर स्खलन नलिका बना देगी। वो कहाँ खुलेगी? मूत्र मार्ग में खुलेगी। दूसरी आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि देखो क्या होती है? यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, मूत्राशय के नीचे स्थित होगी, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या एक होती है, इसकी संख्या पूछी जाती है, ध्यान रखना, संख्या एक होती है। एक जोड़ी का मतलब तो दो होता है, लेकिन एक का मतलब केवल वन, सिंगल वन, है ना। और एक जोड़ी हो तो दो। प्रोस्टेट ग्रंथि तो एक होती है, देखो। और काउपर ग्रंथि देखो यहाँ एक जोड़ी होती है, ऐसे। तो केवल प्रोस्टेट ग्रंथि एक होती है और सब एक जोड़ी होती है, ध्यान रखना आप। इसके द्वारा प्रोस्टेटिक द्रव का स्त्रावित होगा, मतलब द्रव स्त्रावित होगा इसके द्वारा, जो कि दूध या गाढ़ा और चिपचिपा होता है। यह वीर्य का मतलब दूधिया कलर का होगा, इसका जो स्त्राव होगा, है ना, दूधिया कलर का। और इसका यह वीर्य का 30% भाग बनाती है, सीमन का वीर्य का 30% भाग बनाएगी। 70% तो उसने बना दिया शुक्राशय ने, 60 से 70%, है ना, बाकी 30% इसने बना दिया। शुक्राणु को सक्रिय करता है, इसका स्त्राव शुक्राणु को सक्रिय करता है। मतलब आपको ध्यान रखना है, इसकी संख्या एक होती है बस, है ना, और 30% भाग बनाती है वीर्य का, इसका, है ना। ये आदमी में पाई जाती है, नर में पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, किसी भी नाम से आ सकते हो परीक्षा में। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है आदमी में। एक जोड़ी होती है, ये एक जोड़ी होती है, मूत्रमार्ग के पार्श्व भाग में स्थित होती है ना। मूत्रमार्ग होता है ना, उसके पार्श्व मतलब दोनों साइडों में स्थित होती है। इन्हीं को बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं। इसके द्वारा पारदर्शी चिपचिपे लसलसे तरल का स्त्रावण होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है, देखो ये क्षारीय होता है ना। यह तरल मूत्रमार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, मतलब मूत्रमार्ग की अम्लता को कौन नष्ट करता है? यही नष्ट करता है ना। मूत्र में क्या होता है? अम्लीय होता है ना, मूत्र अम्लीय होता है। तो जो महिला जो मूत्र मार्ग है अपना, वो उसकी अम्लता को नष्ट करता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है ना, इसलिए मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। किसके द्वारा?
मूत्रमार्ग की अम्लता को नष्ट किया जाता है तो कॉपर ग्रंथियों द्वारा या बल्बोयूरेथ्रल द्वारा। ये सहायक ग्रंथियां हैं, है ना, सहायक ग्रंथियां ही। पेरिनील ग्रंथियां, है ना, या इरेक्टल ग्रंथियां। ये देखो क्या होती है पेरिनील ग्रंथियां। ये ग्रंथियां मनुष्य में नहीं पाई जाती है, खरगोश में पाई जाती है। केवल खरगोश में पाई जाएगी, मनुष्य में नहीं पाई जाएगी। नर व मादा दोनों में पाई जाती है। ये फेरोमोन का स्त्राव करती है। फेरोमोन क्या होते हैं, मतलब ये क्या है, विपरीत लिंग। फेरोमोन देखो, फेरोमोन विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। ये मतलब हार्मोन होते हैं, है ना, मतलब रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये मैथुन की और मैथुन की इच्छा जागृत करते हैं। मतलब विपरीत लिंग के जो होता है उसको आकर्षण पैदा करते हैं फेरोमोन, है ना, उनके शरीर से निकलते हैं ये फेरोमोन। तो ये ग्रंथि से निकलते हैं। जो ग्रंथि है ना, पेरिनियल ग्रंथि कहलाती है। ये मनुष्य में नहीं पाई जाती, ये खरगोश में पाई जाती है। अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन, शुक्राशय का स्त्राव। जो शुक्राशय ग्रंथि है, जो सहायक ग्रंथियां हैं, और प्रोस्टेटिक ग्रंथि का जो तरल भाग स्त्रावित होता है इन दोनों का। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का जो स्त्राव है, या काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं, काउपर ग्रंथि का स्त्राव, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सब सुक्रिय प्लाज्मा बनाते हैं। सबके जो लिक्विड होते हैं, जो तरल भाग का स्त्राव करते हैं सारे मिलके, उसको बोलते हैं सुक्रिय प्लाज्मा। और देखो, शुक्राणु और सुक्रिय प्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। तो वीर्य में क्या क्या चीज होती है, ये तो शुक्राणु होता है, सुक्रिय प्लाज्मा होता है। सुक्रिय प्लाज्मा मतलब शुक्राशय ग्रंथि का स्त्राव, प्रोस्टेट का स्त्राव, और बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियों का स्त्राव, इन सबका लिक्विड मिल जाता है। शुक्राणु और इन सबका लिक्विड सुक्रिय प्लाज्मा, उसको बोलते हैं वीर्य या सीमन। तो पता पड़ गया आपको कि वीर्य क्या होता है। अब देखो मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या क्या आएगा, देखो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। मादा जनन तंत्र का ये डायग्राम है, चित्र है। तो देखिए आप, सबसे पहले आप यहाँ पे गर्भाशय है आपके, गर्भाशय से जुड़ी होती है ना। गर्भाशय, ये गर्भाशय आपका, इस गर्भाशय से जुड़ी होती है, पूरा एक गर्भाशय है ना। गर्भाशय में क्या होता है, महिला का गर्भाशय 3 स्तर पाए जाते हैं। ये पेरीमेट्रियम, ये बाहर वाला स्तर, ये बाहर अंदर वाला मीजोमेट्रियम, और ये एंडोमेट्रियम, ये अंदर वाला जो स्तर ये एंडोमेट्रियम, है ना। तो बाहरी स्तर तो ये लाइन आ गई आपकी पेरीमेट्रियम, फिर मीजोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, ये बाहर वाला, है ना, फिर मीजोमेट्रियम, फिर ये एंडोमेट्रियम अंदर वाला, है ना। तो ये 3 स्तर पाए जाते हैं गर्भाशय में, है ना। तो भ्रूण का आरोपण भी यह है, इसमें होता है अंदर वाले में, एंडोमेट्रियम में, अंतः गर्भाशय स्तर में, है ना। अंदर यहाँ पे भ्रूण आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब जो अंडा होता है ना, भ्रूण यहीं पे दसेगा मतलब। और एक बात बताऊं आपको, ये जो फेलोपियन नलिका है, ये नलिका जा रही है यहाँ से, है ना। फेलोपियन नलिका बोलते हैं इसको, मतलब अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी या फेलोपियन नलिका। इसके 3 भाग होते हैं, अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। पहला तो इसका इन्फंडिबुलम, है ना। दूसरा एम्पुला, ये चौड़ा भाग होता है ना। तीसरा भाग होता है इस्थमस, ये तीसरा भाग होता है अंडवाहिनी का या फेलोपियन नलिका का, फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, जो गर्भाशय तक जाती है ना। ये गर्भाशय है। अब देखो इन्फंडिबुलम है ना, इसके आगे की संरचना कैसी होती है, कीप के समान हो जाती है। कीप है ना, उंगलियों के समान हो जाती है इसकी संरचना। तो इसको बोलते हैं फिम्बरी, इसको बोलते हैं अपन फिम्बरी, है ना। और जो इसके बाद वाला भाग है, ये चौड़ा भाग होता है एम्पुला, इसको तुम्बिका भी बोलते हैं, तुम्बिका या एम्पुला। तो ये चौड़ा भाग होता है। निषेचन यहाँ पे होता है, ध्यान रखना, निषेचन यहाँ पे नहीं होता, निषेचन यहाँ पे होगा, है ना। निषेचन यहाँ पे होगा एम्पुला में, मतलब नर और मादा दोनों का जो संयोजन होगा, युग्मकों का, शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होगा यहाँ पे होगा। यहाँ से तो क्या है, द्वितीयक oocyte अवस्था में निकलेगा, सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte अवस्था में अंडे मुक्त हो जाएंगे यहाँ से, है ना। और यहाँ पे वो निषेचन होगा, है ना। यहाँ पे निषेचन होते हुए यहाँ पे आ जाएगा भ्रूण, जो जाइगोट बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, वो इधर होते हुए यहाँ से आपके इसमें आ जाएगा गर्भाशय में। गर्भाशय में एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाले स्तर है। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, पढ़ेंगे अपन। तो ये बाहरी होता है स्तर होता है, फिर बीच वाला स्तर होता है, फिर ये अंदर वाला स्तर होता है ना। तो सबसे अंदर वाला स्तर होता है एंडोमेट्रियम, तो इसमें धस जाता है, फिर यहीं पे वो उसका विकास होता है। फिर ये, है ना, ये गर्भाशय हो गया आपका। तो ये गर्भाशय है ना, गर्भाशय के 3 भाग है। फंडस, ये ऊपरी वाला यहाँ तक का ये फंडस है, ये ऊपर वाला फंडस है ना, यहाँ तक का ये फंडस। फिर उसके बाद ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक,
यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक है इसका बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। ये दूसरा भाग है गर्भाशय के, है ना। पहला फंडस, दूसरा है बॉडी, है ना, दूसरा है आपका बॉडी, और तीसरा है आपका ग्रीवा। तीसरा है आपका ग्रीवा। गर्भाशय के 3 भाग हैं। इसी प्रकार अंडवाहिनी के भी 3 भाग हैं, फेलोपियन ट्यूब के भी 3 भाग हैं, तो गर्भाशय के भी 3 भाग होते हैं। ये ग्रीवा है ना। अब ये ग्रीवा के अंदर जो गुहा पाई जाती है, ये ग्रीवा है। ग्रीवा के अंदर जो गुहा होती है उसको बोलते हैं ग्रीवानाल। ग्रीवानाल, बच्चा यहाँ से तो निकलेगा, है ना। महिला में जो बच्चा होगा प्रेगनेंसी के समय, बच्चा यहाँ से निकलेगा प्रसव के समय, तो ग्रीवा, इस ग्रीवा बोलते हैं इसको, है ना। इस भाग को पूरे को ग्रीवा बोलते हैं। अब इस ग्रीवा के अंदर जो गुहा होती है, जो केविटी होती है, उसको बोलते हैं ग्रीवानाल, है ना, ग्रीवानाल। और फिर ग्रीवानाल आगे जाके योनि में खुलती है, जहाँ से बच्चा निकल जाता है, वेजाइना में, वेजाइना आती है। तो ग्रीवानाल और योनि, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? इन दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं जन्मनाल, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल या जन्मनाल, है ना, जन्मनाल संयुक्त रूप से कहते हैं। तो बच्चा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। और ये अंडाणु है ना, अंडाशय है ना, ये अंडाशय इस गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तंतुओं के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट के द्वारा, मतलब लिगामेंट क्या होते हैं? जो जोड़ने का काम करते हैं, 2 चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। स्नायु, अंडाशय लिगामेंट, मतलब ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशय लिगामेंट। इसके अलावा यहाँ भी है ना, ये दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ये जुड़े रहते हैं अंडाशय, है ना। ये यहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ पे इनको बोलते हैं मीजोवेरियम लिगामेंट या ब्रॉड लिगामेंट, मीजोवेरियम लिगामेंट या ब्रॉड लिगामेंट, है ना। तो यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, अपन बना दिए हैं इनको, राइट, आप ध्यान रख लेना, है ना। तो एक बार फिर से समझ दो कि महिला का माता जनन तंत्र का चित्र है, महिला का जनन तंत्र का चित्र है। यहाँ पे इसमें मिलेगी सबसे पहले अंडाशय होते हैं, 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं, बाएं और दाएं तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ अंडाशय होते हैं 1 जोड़ी। अब ये गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, है ना, ठीक बात। इसमें क्या होते हैं? अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, है ना। तो अंडाणु है ना, द्वितीय उत्साहित अवस्था में मिलेंगे, सेकेंडरी उत्साहित अवस्था में अंडोत्सर्ग होगा यहाँ पे, है ना, ओव्यूलेशन होगा सेकेंडरी उत्साहित अवस्था में, है ना। तो फिर उसमें क्या होगा? वो यहाँ पे मुक्त हो गए, है ना, वो इससे इसमें आ जाएंगे, इस पिमरी में आ जाएंगे, फेलोपियन नलिका में आ जाएंगे, अंडवाइन नलिका में आ जाएंगे। अंडवाइन नलिका के 3 भाग है, इन्फंडिबुलम जो आगे का भाग होता है, आगे का भाग, अंडवाइन का आगे का भाग होता है, आगे वाला भाग, है ना, पहला भाग है, आगे का भाग है। और इसके आगे इसका जो अग्रभाग है इन्फंडिबुलम का, वो कैसा होता है? उंगली समान, कीप के समान होता है ना, कीप के समान होता है, तो इसको बोलते हैं फिमरी, फिमरी। दूसरी बात, इसका पिछला अंडवाइन का जो दूसरा भाग होता है वो एम्पुला होता है, वो कैसा होता है? चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। यहाँ पे निषेचन यहीं पे होता है, एम्पुला में या तुम्बिका में, एम्पुला में निषेचन होता है। फिर यहाँ से तीसरा भाग है इसका, यहाँ जाए, यहाँ पे निषेचन होगा, तो यहाँ पे शुक्राणु अंडाणु के युग्मक मिल जाएंगे, है ना, नर व मादा युग्मक मिल जाएंगे, शुक्राणु अंडाणु मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से तो अंडाणु डायरेक्ट अंडाणु नहीं निकलता यहाँ से द्वितीय उत्साहित अवस्था में निकलता है, अंडाशय से, ये अंडाशय, अंडाशय से द्वितीय उत्साहित अवस्था में अंडाणु निकलते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं निकलता, अंडाणु नहीं निकलते, डायरेक्ट क्या निकलते हैं? आपके द्वितीय उत्साहित अवस्था में निकलते हैं। तो यहाँ पे वो निषेचन होगा इसमें से आते हुए, है ना। और ये संकीर्ण पथ आ जाता है बाद में, नेरो क्षेत्र आ जाता है, जिसको बोलते हैं संकीर्ण पथ भी बोलते हैं हिंदी में, एस्थमस बोलते हैं, है ना, इसको संकीर्ण पथ भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ये तीसरा भाग है अंडवाहिनी का, है ना। अब ये यहाँ से गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में क्या होगा? गर्भाशय के भी 3 भाग है, फंडस, पहला भाग ये ऊपर वाला फंडस, यहाँ से यहाँ तक का भाग फंडस, फिर इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग कहलाएगा आपके बॉडी या काय, गर्भाशय की काय। इसी में भ्रूण का बच्चा जो भ्रूण होता है, भ्रूण इसी में धंसता है, मतलब युग्मनज है ना, यहाँ पर निषेचन हो गया, फिर यहाँ पे युग्मनज बन गया, वो युग्मनज से बड़ा हो गया, वो भ्रूण बन गया। भ्रूण बनते ही क्या, यहाँ पे धस जाता है, गर्भाशय की जो अंदर वाली स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उसमें धस जाता है ना। और यहाँ से फिर यहाँ पे आते हैं वो, और ये तो फंडस, पहला भाग गर्भाशय का, दूसरा भाग है बॉडी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की बॉडी, फिर इसके बाद तीसरा भाग है गर्भाशय का ग्रीवा, है ना, इस ग्रीवा में होता हुआ आता है बच्चा, तो ग्रीवा, है ना। अब इस ग्रीवा के अंदर जो एक कैनाल होती है, गुहा होती है,
ग्रीवा की जो गुहा है उसको बोलते हैं ग्रीवानाल, है ना, ग्रीवानाल। और उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं योनि, है ना, उसके नीचे चालू होती है योनि, मतलब बच्चा यहाँ से निकलेगा योनि, महिला की योनि से। और ग्रीवानाल और योनि को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जन्मनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से बच्चा निकल जाता है बाहर। अंडा, जो अंडा होता है, ओवेरी होता है, अंडाशय होता है ना, अंडाशय होता है, वो गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है, अंडाशय लिगामेंट के द्वारा, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। ये है इसकी संरचना। अब गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, बाहर तो होता है, इसमें चित्र में बना नहीं सकते अपन, ज्यादा हो जाएगा। बाहर का स्तर होता है ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बाहर, इसका स्तर होता है, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, है ना, पेरीमेट्रियम। जो बीच वाला स्तर होता है इसको बोलते हैं मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम। जो अंदर वाला स्तर ये वलन वाला, है ना, फोल्ड वाला, ये सबसे अंदर वाला स्तर होता है, ये होता है एंडोमेट्रियम। मतलब पेरी, मीजो और एंडो, उसके बाद मेट्रियम लगा दो आप, है ना। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, पेरी, मीजो, एंडो, तीनों में मेट्रियम लगा दो पीछे, है ना, पेरी, मीजो, एंडो, तीनों में मेट्रियम लगा दो पीछे, है ना। तो भ्रूण यहीं पे धंसता है ना। गर्भाशय में सबसे लंबी अरेखित पेशियां, फिर अरेखित पेशियां पाई जाती है ना। सबसे लंबी अरेखित पेशियां कहाँ पे मिलती है, गर्भाशय में मिलती है ना। तो बच्चा यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडाशय आएंगे सबसे पहले, तो अंडाशय, फिर एक जोड़ी अंडवाहिनियां, अंडाशय से अंडवाहिनियां निकलेगी, फिर एक गर्भाशय होगा, गर्भाशय आएगा, गर्भाशय महिला में पाया जाता है। एक गर्भाशय ग्रीवा होगी, जो गर्भाशय के बाद आएगी ग्रीवा। एक योनि होगी, वेजाइन होगी, मतलब जहाँ से बच्चा निकलेगा। और बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। बाह्य जननेंद्रिय जो भी बाहर है, मादा के बाह्य जो जनांग है बाहर जो पाए जाते हैं, वो सब आएंगे इसमें। इसके अलावा बार्थोलिन ग्रंथि भी पाई जाती है। देखो, बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि ये महिला में होती है ओनली, बार्थोलिन, है ना, बार्थोलिन ग्रंथि यहाँ पे नहीं लिख रखा अपन ने, बाकी बार्थोलिन ग्रंथि भी महिला में आती है ना। तो काउपर ग्रंथि तो पुरुष में, बाकी बार्थोलिन ग्रंथि महिला में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अंडाशय, है ना, मादा जनन तंत्र में जो महिला होती है उसके जनन तंत्र में सबसे पहले अंडाशय आते हैं। मादा जनन तंत्र के मुख्य या प्राथमिक श्वसन अंग, प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय मतलब एक जोड़ी अंडाशय से एक जोड़ी अंडवाहिनी निकलेगी, है ना, अंडवाहिनी भी निकलेगी। तो उनकी संख्या भी 2 होगी। दोनों अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं, देखो उदर गुहा में स्थित होते हैं, उदर गुहा में मतलब पेट के अंदर, है ना। वक्ष के नीचे उदर होता है ना, और उदर के नीचे श्रोणी क्षेत्र होता है अपना, तो उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो देखो बच्चों, ये है अंडाशय की संरचना, अंडाशय की संरचना। तो इसमें देखो आप, सब इसके बाहर की ओर अंडाशय का स्तर 2 स्तर का बना होता है। अंडाशय में 2 स्तर पाए जाते हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं। बाहर की ओर होता है जननी उपकला, ये वाला बाहर होता है, ये जिसमें घूमी हुई कोशिकाएं बनी है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं इनको, जननी उपकला, है ना। फिर इसके नीचे ये मोटा आवरण बना होता है, ये मोटा आवरण बना हुआ है अंदर, है ना। इसके अंदर एक और आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मतलब 2 आवरण है, एक तो ये बाहर वाला आवरण है जननी उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, जननी उपकला। और इसके नीचे जो मोटा आवरण पाया जाता है, ये मोटा आवरण पाया जाता है। इसके नीचे जो आवरण पाया जाता है, मोटा आवरण नहीं होता है, बस आवरण होता है, ये मोटा बना दिया मैंने आपको दिखाने के लिए, है ना। इसके नीचे के जो स्तर पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इससे द्रव घिरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है इसके अंदर, है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। या यूं बोल सकते हो आपके अंडाशय के अंदर जो द्रव भरा होता है ना, लिक्विड भरा होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। या यूं भी बोल सकते हो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से जो घिरा हुआ द्रव होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है ना। अब इसमें क्या होगा, जनन कोशिका बनती है। सबसे पहले जनन कोशिका बनेगी, तो जनन कोशिका से क्या बनेगी, सबसे पहले उगोनिया बनते हैं, सबसे पहले उगोनिया बनते हैं। फिर ये आगे, मतलब इसमें 2 भाग होते हैं, स्ट्रोमा में 2 भाग होते हैं। एक तो होता है कोर्टेक्स, परिधि की तरफ होता है ना, जो बाहर की तरफ होता है, परिधि की तरफ होता है, उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, है ना। और अंदर वाला जो इधर वाला होता है सेंटर में, है ना, इधर परिधि वाला तो होता है कोर्टेक्स, और इधर सेंटर में जो होगा उसको बोलते हैं मेडुला, है ना। अब ये तो हो गए स्ट्रोमा के 2 भाग हो गए, एक तो कोर्टेक्स और एक मेडुला, है ना। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है वो तो स्ट्रोमा कहलाता है।
है ना। बाकी स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। स्ट्रोमा परिधीय वाला भाग को कहते हैं और मेडुला केंद्र में जो बीच में पाया जाता है उसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जनन जो कोशिका होती है, जनन कोशिकाएं सबसे पहले क्या बनाती है, उगोनिया बनाती है। इसके अंदर पुटिकाओं का निर्माण होता है। कोर्टेक्स भाग में, इस कोर्टेक्स भाग में देख लो आप, सारी जो पुटिकाएं है ना, फॉलिकल्स है ना, सारी फॉलिकल इसमें परिधि की ओर पाई जा रही है, कोर्टेक्स भाग में पाई जा रही है। यहाँ भी कोर्टेक्स भाग है, यहाँ भी तो परिधि की ओर पाई जाती है। कोर्टेक्स भाग में पुटिकाओं का निर्माण होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और जनन कोशिका से सबसे पहले तो उगोनिया बनेगी। उगोनिया में एक और आवरण बन जाएगा। तो क्या उगोनिया में आवरण बन जाएगा तो बनेगा प्राइमरी, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, इससे प्राइमरी फॉलिकल बनेगा या प्राथमिक पुटिका बनेगी। फिर इसके आकार में वृद्धि और इसके ऊपर आवरण भी बन जाएगा एक और, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक पुटिका। सेकेंडरी फॉलिकल या द्वितीयक पुटिका, है ना। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका। इसके बाद इसमें भी और परिवर्तन होंगे आगे जाके, तो ये बन जाएगा इसमें ग्रेफियन पुटिका। इसमें ग्रेनुलोसा कोशिकाएं बन जाएगी। अपन अलग से डायग्राम बना लेंगे ग्रेफियन फॉलिकल का। एक ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर उससे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उससे ग्रेफियन फॉलिकल, है ना। अब देखो ग्रेफियन फॉलिकल अगर निषेचन हो जाता है तो ठीक है, बना रहेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो, शिशु का जन्म नहीं हो, बच्चे का जन्म नहीं हो, जब तक ये ग्रेफियन फॉलिकल बना रहेगा। अब देखो अंडोत्सर्ग होगा, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बना दो आप चाहे तो गोल, है ना, यहाँ पे बना दो गोल, अंडोत्सर्ग, है ना, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। तो ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होगा, LH हार्मोन के प्रभाव से, ये LH हार्मोन है, उसके प्रभाव से किसमें बदल जाएगा, एक संरचना में बदल जाएगा जिसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, है ना, कार्पस ल्यूटियम। ग्रेफियन फॉलिकल किसमें बदल जाएगा, अंडोत्सर्ग के बाद LH हार्मोन के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम संपूर्ण गर्भावधि तक बना रहेगा, संपूर्ण गर्भावधि तक बना रहेगा, जब तक शिशु जन्म तक, मतलब प्रसव तक बना रहेगा, है ना, प्रसव तक बना रहेगा और शिशु जन्म होने तक बना रहेगा कार्पस ल्यूटियम, है ना, कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है ये कार्पस ल्यूटियम। और अगर निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है जब तो ठीक है, कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। और अगर निषेचन नहीं होता तो ये नष्ट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा और एक संरचना बनाएगा जिसे बोलते हैं कार्पस एल्बिकेन्स, कार्पस एल्बिकेन्स, है ना, कार्पस एल्बिकेन्स, ये संरचना बन जाएगी इसमें। तो ये है इसमें अंडाशय की संरचना में, है ना। तो ग्रेफियन पुटिका का, ग्रेफियन फॉलिकल का चित्र अलग से बनाएंगे अपन। तो इसके बाद देखो आप सबसे पहले तो इसमें देखो आप अंडाशय 2 स्तर का बना होता है। एक तो बाहर का जो स्तर होता है वो जननी गुप्तकला कहलाता है ना, जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो कोशिकाएं हैं। और अंदर जो वाला स्तर है मोटा मोटा सा दिखाया गया मैंने आपको, है ना, उसको बोलते हैं, अंदर वाले स्तर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से एक द्रव घिरा रहता है, पूरे अंडाशय में एक द्रव होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं, एक तो परिधि वाला स्ट्रोमा, उसको क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स। परिधि वाले भाग को स्ट्रोमा, परिधि स्ट्रोमा के 2 भाग होते हैं। परिधि वाले को क्या बोलते हैं, जो परिधि की तरफ पाया जाता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। और जो केंद्र में पाया जाता है, ये परिधि में पाया जाएगा उसको तो कोर्टेक्स, और जो केंद्र में पाया जाएगा उसको बोलते हैं मेडुला। परिधि में ही, कोर्टेक्स भाग में ही, परिधि वाले भाग में ही, कोर्टेक्स वाले भाग में ही पुटिकाओं का निर्माण होता है, फॉलिकल का निर्माण होता है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले एक जनन कोशिका से क्या बनेगी, उगोनिया। उगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेगी और क्या बनेगी, प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल से क्या, एक कोशिकाओं का आवरण चढ़ जाएगा इसके ऊपर, तो इससे क्या बनेगा, एक और आवरण चढ़ गया देखो यहाँ, तो इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, इसमें ग्रेनुलोसा कोशिकाएं के स्तर बन जाते हैं, है ना। और इसके अलावा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये सब पढ़ेंगे अपन, इसमें चित्र से समझेंगे, है ना, तो वो बन जाएगा इसमें। तो ग्रेफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होगा, LH हार्मोन के प्रभाव से किसमें बदल जाएगा, ये अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अंडोत्सर्ग हो जाएगा मतलब सेकेंडरी oocyte अलग हो जाएगा इससे, ये सेकेंडरी oocyte बना सकते हो आप। यहाँ से डायरेक्ट अंडा नहीं निकलेगा, अंडाणु नहीं निकलेगा, डायरेक्ट अंडाणु नहीं निकलेगा, पहले सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ये सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है ना, 14वें दिन होता है महिला में अंडोत्सर्ग, है ना, वो मेस्ट्रुअल साइकिल में, है ना,
मासिक धर्म में आता हूँ चक्र में, तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाएगा और ये कार्पस लूटियम इसमें बदल जाएगा। किसमें? ये ग्रेफन पुटिका इसमें अंडोत्सर्ग होएगा, है ना। अब वो अंडोत्सर्ग कौन पकड़ेगी? फेलोपियन ट्यूब पकड़ लेगी। फेलोपियन की जो आगे की सिरा है उसका इन्फंडिबुलम, है ना, वो पकड़ लेगी, वो कीपक पकड़ लेगा उसको, ये सेकेंडरी साइड को, ये तो उसमें चला जाएगा। और ये जो ग्रेफन पुटिका है ना, शेष जो बचती है इसके, जो बच जाती है इससे ग्रेफन पुटिका जो बच जाएगी, फॉलिकल जो बच जाएगी, वो कार्पस एलएच हार्मोन के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी, है ना। कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी एलएच हार्मोन के प्रभाव से, ग्रेफन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। कार्पस ल्यूटियम अगर निषेचन हो जाता है तो ठीक है, पूरी गर्भावधि के दौरान बना रहेगा, प्रसव के दौरान, प्रसव तक बना रहेगा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो, मतलब शिशु का जन्म नहीं हो, बना रहेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन करेगा कार्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम का संबंध प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, है ना। कार्पस ल्यूटियम और ग्रेफिन फॉलिक्यूल का संबंध होता है एस्ट्रोजन हार्मोन से, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, गर्भावधि को बनाए रखने का कार्य करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन करता है? स्रावित कार्पस ल्यूटियम करता है। अगर निषेचन हो जाता है तो ये बना रहेगा, अगर निषेचन नहीं होता ना तो ये नष्ट होना चालू हो जाता है, नष्ट होकर एक संरचना बना देगा जिसे बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ये है इसमें, ठीक है ना, ठीक है। अंडाशय का सबसे बाहरी स्तर जननिक उपकला होता है, जर्मिनल एपिथेलियम होता है। सबसे बाहरी जो स्तर पाया जाता है इसमें जननिक उपकला होगा, है ना, जर्मिनल एपिथेलियम होगा था। जबकि अंदर का स्तर क्या होगा? अंदर का स्तर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसमें भी आया था अपने, वृषण में भी आया था, है ना, वृषण में भी आया था। ये दूसरा स्तर था वहां भी, यहाँ भी दूसरा स्तर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का बना होता है। अंडाशय का में भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? देखो, अंडाशय में भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है, कोर्टेक्स भाग मतलब हिंदी में वलकूट बोलते हैं, वलकूट हिंदी में। तो आप तो कोर्टेक्स ध्यान रखना, कोर्टेक्स दोनों ही ध्यान रखना, चाहे तो वलकूट भी ध्यान रख सकते हैं। तो कोर्टेक्स भाग क्या होता है? ये मतलब जहां भी कोर्टेक्स आ गया, वलकूट आ गया ना, तो परिधि की ओर होता है। यह परिधीय भाग होता है, चौड़ा और अधिक सघन भाग होता है, मतलब चौड़ा भाग होता है काफी। इसमें पुटिका, देखो फॉलिकल्स इसमें पाई जाती है, विभिन्न अवस्थाएं उपस्थित है, फॉलिकल्स की, पुटिकाओं की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। मतलब किसमें पाई जाती है? कोर्टेक्स भाग में पाई जाती है। जो फॉलिकल पाई जाती है, पुटिकाएं पाई जाती है, वो किसमें पाई जाती है? कोर्टेक्स भाग में। उगोनिया से, देखो कौन कौन सी, उगोनिया से प्राथमिक पुटिका बनेगी, पहले उगोनिया मिलेगी, उगोनिया पाई जाएगी, उगोनिया से क्या बनेगी? प्राथमिक पुटिका, प्राथमिक इस और इस प्राथमिक इससे द्वितीयक पुटिका बनेगी, मतलब प्राथमिक पुटिका से द्वितीयक पुटिका बनेगी। मतलब जो उगोनिया है ना, उगोनिया सबसे पहले तो उगोनिया बनेगी, है ना, जनन कोशिका से सबसे पहले उगोनिया बनेगी, फिर उगोनिया से प्राथमिक पुटिका बनेगी, फिर इस और इससे द्वितीयक पुटिका बनेगी, और इससे ग्राफियन पुटिका बनती है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका बनती है इसमें, और इससे ग्राफियन पुटिका बनती है, मतलब, है ना। अब देखो, प्राथमिक पुटिका जो प्राइमरी फॉलिकल है, जनन कोशिका में कई समसूत्री विभाजन से 3 से 5 लाख उगोनिया का निर्माण होता है। मतलब सबसूत्री विभाजन होगी जनन कोशिका में। देखो, जनन कोशिका से सबसे पहले बनेगी उगोनिया, उगोनिया से प्राथमिक पुटिका, फिर इससे द्वितीयक पुटिका, फिर इससे ग्राफिन पुटिका बनती है ना। तो देखो आप, जनन कोशिका में कई सबसूत्री विभाजन से 3 से 5 लाख 3 से 5 लाख क्या बनेगी? उगोनिया बनेगी सबसे पहले, है ना। फिर उगोनिया से देखो, उगोनिया कोई एक उगोनिया आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी होकर प्राइमरी यूसाइड बनाएगी। अब देखो, प्राइमरी यूसाइड है ना, वहां से सेकेंडरी यूसाइड, फिर ग्रेफिन फॉलिकल, ऐसे प्राइमरी यूसाइड या प्राथमिक अंडक हिंदी में बोलते हैं इसको, आप तो इंग्लिश में ही ध्यान रखना। प्राइमरी यूसाइड के चारों ओर क्या होगा? ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक परत बन जाएगी। इसमें ग्रेनुलोसा शब्द आएगा अपने, ये कोशिकाएं होती है, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की एक परत बन जाएगी। इसे प्राथमिक फॉलिक्यूल या प्राथमिक पुटक, इंग्लिश में ध्यान रखते हैं आप तो, प्राइमरी फॉलिकल बन जाती है। मतलब एक कोशिकाओं का आवरण बन जाता है ना, जो फॉलिकल बन जाता है, उस साइड है ना, फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी ऊसाइड अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम की उपस्थिति में सेकेंडरी ऊसाइड में बदल जाएगा, है ना। सेकेंडरी ऊसाइड या द्वितीय कंडक के चारों ओर द्विस्तरीय रचना बनती है, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। देखो, जब भी ये चारों ओर जो रचना बनेगी ना, ऊसाइड फॉलिकल में बदल जाएगा। परिपक्व सेकेंडरी फॉलिकल को ही ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल मतलब द्वितीय जो ऊसाइड होता है, द्वितीय ऊसाइड या सेकेंडरी फॉलिकल एक ही बात है, तो उसको ग्रेफिन फॉलिकल कहते हैं।
तो देखो बच्चों, ये है हमारा ग्रेफेन फॉलिक्यूल, ग्रेफेन फॉलिकल है ना, ग्रेफेन फॉलिक्यूल या ग्रेफेन पुटिका का चित्र है ना, ग्रेफेन पुटिका का नामांकित चित्र। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे बाहर की तरफ दो आवरण पाए जाते हैं, एक तो ये वाला अंदर वाला, बाहर वाला, और एक अंदर वाला। मतलब ये बाहर वाला आवरण और ये अंदर वाला आवरण, बाहर वाला और अंदर वाला। बाहर वाले आवरण को बोलेंगे टीका एक्सटर्ना, टीका एक्सटर्ना। अंदर वाले आवरण को बोलेंगे टीका इंटरना। अंदर वाला आवरण, दो आवरण पाए जाते हैं, टीका एक्सटर्ना और टीका इंटरना। बाहर वाले आवरण को बोलते हैं टीका एक्सटर्ना, अंदर वाले आवरण को बोलेंगे टीका इंटरना। अब देखो इसमें क्या होता है, जो ऊसाइट है ना, इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा जो कोशिकाएं हैं, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं, वो उसके 3 स्तर बन जाते हैं ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के, या कणिका नुमा कोशिकाएं, हिंदी में बोलते हैं कणिका नुमा कोशिकाएं, कणिकाएं होती हैं इनमें है ना। तो कणिका नुमा कोशिका या ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के स्तर बन जाते हैं, 3 स्तर बन जाते हैं। उसको बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा या क्यूमुलस उफोरस, क्यूमुलस उफोरस है ना। ये होगी संरचना इसकी। अब देखो आप, ये अंदर सेकेंडरी ऊसाइड है इधर है ना, सबसे अंदर सेकेंडरी ऊसाइड या द्वितीयक अंडक है ना, सेकेंडरी ऊसाइड या द्वितीयक अंडक, इंग्लिश में ध्यान रखना, सेकेंडरी ऊसाइड है अंदर सबसे, ये है ना। एक वृंत समान संरचना जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और इसको जोड़ती है, इनके बीच स्थित होती है सेकेंडरी ऊसाइड, और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो इसकी परत है चारों तरफ है ना, उसके बीच जो स्थित होती है ना, ये वृंतनुमा संरचना, इसको बोलेंगे डिस्कस प्रोलीजेरस या जर्म हिल। जो कहाँ पे स्थित है, जो द्वितीयक ऊसाइड है, ये द्वितीयक ऊसाइड और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के बीच जो स्थित है ना, उसको ये वृंतनुमा संरचना होती है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस या जर्म हिल है ना। तो ये है ना, और इसके अंदर जो गुहा पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, केविटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंट्रम। ग्रेफेन फॉलिक्यूल के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको बोलते हैं एंट्रम, जो एक द्रव्य से भरी होती है जिसको बोलते हैं लिकर है ना, लिकर नामक द्रव्य से भरी होती है, पोषण देता है इसको। तो एक बार फिर से देख लो, ग्रेफेन फॉलिक्यूल एक परिपक्व जो सेकेंडरी ऊसाइड है, परिपक्व सेकेंडरी ऊसाइड है, पुटिका है, उसको ही क्या बोलेंगे अपन, ग्रेफेन फॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें सबसे बाहर की तरफ 2 स्तर होते हैं, थीका एक्सटर्ना, बाहर वाले स्तर को, अंदर वाले स्तर को थीका इंटरना। इसके बाद क्या होगा, थीका इंटरना का वो करता है, स्त्रावित करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करता है। ये जो ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है ना, सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या होता है, ग्रेनुलोसा कोशिकाओं की 3 स्तर बन जाते हैं है ना। ये कणिकानुमा कोशिकाओं के 3 स्तर बन जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा या क्यूमुलस उफोरस, क्यूमुलस उफोरस है ना। जो सेकेंडरी ऊसाइट और जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है और सेकेंडरी ऊसाइट है, इनके बीच एक वृंत समान संरचना पाई जाती है। इनके बीच जो पाई जाती है ना संरचना, उसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस या जर्म हिल, उसको बोलते हैं। ग्रेफेन फॉलिक्यूल की जो गुहा होती है, केविटी होती है, उसको बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम। वो काय से भरी होती है, एक द्रव्य से भरी होती है जिसे बोलते हैं लिकर है ना। तो ये है ग्रेफेन फॉलिक्यूल की संरचना। एक पूर्ण परिपक्व पुटिका को ही ग्रेफेन पुटिका कहते हैं, मतलब ग्रेफेन फॉलिक्यूल कहते हैं। किसको कहते हैं, जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो, ऐसी फॉलिक्यूल जो पूरी तरह परिपक्व हो चुकी हो, कंप्लीट मैच्योर हो चुकी हो है ना। इसमें मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के ऊपर 2 स्तर पाए जाते हैं, के ऊपर 2 स्तर होते हैं। जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है ना, वो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं का जो स्तर होता है, वो कोशिकाओं का समूह होता है, उसके ऊपर, इन कोशिकाओं के समूह के ऊपर 2 स्तर पाए जाते हैं। कौन से स्तर, इनको क्या कहते हैं, एक तो होता है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में एक्सटर्ना बाहरी स्तर होएगा एक्सटर्ना है ना, और थीका इंटरना आंतरिक स्तर होता है ना। थीका इंटरना द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है। देखो, थीका इंटरना द्वारा किसका स्त्रवण होगा, एस्ट्रोजन का। और यहाँ पे नीचे नीचे एक लाइन है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, लाइन इसलिए लिखी गई है यहाँ पे कि थीका इंटरना मतलब क्या होता है, ग्रेफेन फॉलिक्यूल के तो इस तरह, तो ग्रेफेन पुटिका के तो इस तरह, तो ग्रेफेन पुटिका किसका स्त्रवण करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का, और कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्रवण करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए लाइन लिखी गई है यहाँ पे है ना। ग्रेफेन पुटिका की गुहा क्या कहलाती है, एंट्रम कहलाती है, एंट्रम या गह्वर, तो एंट्रम कहलाती है ना। उस साइड के चारों तरफ लगभग ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के 3 स्तर बन जाते हैं।
ग्रेनुलोसा कोशिका के 3 स्तर बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्यूमुलस ऊपरस। तो क्यूमुलस ऊपरस किसे कहते हैं, ग्रेनुलर कोशिकाओं के जो 3 स्तर होते हैं ना, सेकेंडरी उस साइड के चारों तरफ, द्वितीयक उस साइड के चारों तरफ, वो है ना। एक वृंतनुमा संरचना जो कि पुटिका के परिधीय भाग से जुड़ी होती है, जुड़ा होता है, से ये वृंतनुमा संरचना होती है जो पुटिका के परिधीय भाग से जुड़ी होती है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस, डिस्कस प्रोलीजेरस, है ना। तो इसको डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। ये वृंतनुमा संरचना होती है, पुटिका जो ग्राफेन फॉलिक्यूल है इसके परिधीय भाग से जुड़ी होती है ना। बाकी कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करती है, तो अपन ने पढ़ लिया। देखो अब जो ग्राफेन कोगली, जो ग्राफेन पुटिका है, अंडोत्सर्ग के बाद किस में बदल जाएगी, LH हार्मोन के प्रभाव से पीले रंग की रचना में बदल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब आ गया आपको समझ में कार्पस ल्यूटियम क्या आता है। ग्राफेन फॉलिक्यूल ही कार्पस ल्यूटियम में बदलेगी आगे जाके, लेकिन ग्राफेन फॉलिक्यूल तो किसका स्त्रवण करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का, और कार्पस ल्यूटियम किसका स्त्रवण करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। कार्पस ल्यूटियम में पीले रंग की ल्यूटियल कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो कि पीले रंग के वर्णक ल्यूटीन का संग्रह करती है। पीले रंग की कोशिकाएं होती है, ल्यूटियल कोशिकाएं होती है ना। यदि फेलोपियन नलिका में निषेचन हो जाता है, देखो अगर निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा जब तक बच्चा नहीं हो जाए, है ना। प्रसव शिशु जन्म तक स्थिर हो जाती है, मतलब बना रहेगा, बनी रहती है। देखो यदि निषेचन हो जाता है ना, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रसव तक, मतलब प्रसव का मतलब जानते हो ना आप, शिशु जन्म होने तक, प्रसव का मतलब जानते हो ना आप, शिशु का जन्म होना, स्थिर तक स्थिर हो जाएगी, वो बनी रहेगी, मतलब वो कार्पस ल्यूटियम बना ही रहेगा जब तक वो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा शरीर से, महिला के शरीर से। और अगर निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होना चालू हो जाएगी, शुरू हो जाती है, और कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, मतलब उससे कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा, नष्ट हो जाएगी वो। ये है, ये हो गया आपका अंडाशय पूरा। अंडाशय पूरा पढ़ लिया अपन ने, उसमें जो पुटिकाएं पाई जाती है, जो फॉलिकल पाई जाती है, वो सारा पढ़ लिया अपन ने, है ना। देखो यहाँ से पढ़ा था अपन ने, ये अंडाशय पूरा पढ़ा है। मादा जनन तंत्र चालू हुआ था अपने, तो मादा जनन अंडाशय चालू गया, अंडाशय की संरचना में कॉर्टेक्स भाग पढ़ लिया अपन ने, तो ये पूरा पढ़ लिया अपन ने। अब दूसरा इसकी फेलोपियन नलिका, या डिम्बवाहिनी भी बोलते हैं, या अंडवाहिनी, सारे तीनों नाम आपको याद होना चाहिए क्या बोलते हैं। इंग्लिश में तो जरूर याद होना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो आप, एक जोड़ी होती है, देखो अंडाशय भी एक जोड़ेंगे तो अंडवाहिनी भी एक जोड़ेगी। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में या फेलोपियन नलिका में होता है, इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना। अंडवाहिनी में या फेलोपियन नलिका में होता है। अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार रचना होती है। कितनी लंबाई होती है इसकी, 12 सेंटीमीटर, याद रख लेना आप। तो जो श्वास नली होती है ना, उसकी भी 12 सेंटीमीटर होती है, ऐसे याद रख लेना। प्रत्येक अंडवाहिनी लंबी नलिकाकार रचना होती है, जो कि प्रत्येक अंडाशय से चलकर कहाँ जाती है, गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय से गर्भाशय, फिर देखो जो बनेगा ना अंडाणु, वो ऐसे ही जाएगा। सबसे पहले अंडाशय से बनेगा अंडाणु, महिला का अंडाणु, जो मादा युग्म के, है ना। और वो पहले अंडाशय में बनेगा, फिर फेलोपियन नलिका में जाएगा, फिर उस कहाँ पे जाएगा, फिर अंडाशय से कहाँ पे जाएगा, फेलोपियन नलिका में, फिर गर्भाशय में जाएगा वो, फिर गर्भाशय से योनि, ऐसे ऐसे आ जाएगा। अपन पढ़ते जाएंगे आगे। तीन भागों में विभक्त होती है फेलोपियन नलिका, है ना। कौन कौन सी, इन्फंडिबुलम यानी कीपक, अग्र और तथा सकरा भाग होता है, ये अग्रभाग होता है, आगे वाला भाग होता है कीपक या इन्फंडिबुलम, ध्यान रखना आप। तो इन्फंडिबुलम मतलब कीप के आकृति का होता है। इसका ऊपरी भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है, कीप आकार मतलब कीप के आकार का होता है। उंगली नुमा होता है, आगे आगे उंगलियां टाइम निकली रहती है उसमें, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, फिल्म भी कहता है, ओविडक्ट फनल बोलते हैं, या फनल मतलब कीप, ओविडक्ट मतलब अंडवाहिनी। तो फिमरी फिमरी कहते हैं आप, तो इसको ध्यान रखना, झालर कहा जाता है, फिमरी का ध्यान रखना। फिमरी किसे बोलते हैं, या अंडवाहिनी, इन्फंडिबुलम का आगे का सिरा जो कीप की आकृति का होता है, उसको फिमरी बोलते हैं, उंगली नुमा होता है। इन्फंडिबुलम आगे जाकर अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला आएगा, मतलब एम्पुला ही मेन पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बहुत, कि निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन कहाँ पे होता है। इसमें देखो लंबा और चौड़ा भाग, ये चौड़ा भाग होता है क्योंकि निषेचन ये पे होता है, यह निषेचन का स्थान होता है। एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया होती है, इसका ध्यान रखिए, एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया होती है। इस्तमस तीसरा भाग है इसका, इस्तमस लंबा और संकरा भाग होता है ना। फिर ये गर्भाशय में खुल जाएगा। तो मतलब शुक्राणु, तो मतलब ये क्या, निषेचन यहाँ पे हो गया, फिर निषेचन उसके बाद गर्भाशय में चला जाएगा वो भ्रूण, वो युग्मनज बन जाएगा ना, युग्मनज बन जाएगा।
युग्मनज से थोड़ा परिवर्तन होगा, वो भ्रूण बन जाएगा, युग्मनज गर्भाशय में चला जाएगा, फिर वो परिवर्तन हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, उसमें भ्रूण वहां पे धसेगा गर्भाशय में, है ना। अब देखो गर्भाशय में आ गया वो बच्चा, वो भ्रूण, भ्रूण बोलते हैं उसको। युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो भ्रूण कहाँ पे आ गया, गर्भाशय में आ गया। देखो गर्भाशय की संख्या कितनी होती है, पहली बात तो एक ही होती है ना। देखो अंडवाहिनी तो दो होती है, फेलोपियन नलिका तो दो होती है, लेकिन गर्भाशय एक होता है ना, बाकी सब दो होते हैं। इसे बच्चादानी भी कहते हैं, बच्चादानी, बच्चादानी। गर्भाशय और फेलोपियन नलिका भ्रूण की मुलेरियन नलिका से उत्पन्न होते हैं। देखो मुलेरियन नलिका से उत्पन्न होंगे। चौड़ी और थैलीनुमा रचना होती है, चौड़ी और थैलीनुमा रचना होती है, ये गर्भाशय थैले की तरह होती है जिसमें बच्चा टूटता है ना। गर्भाशय की भित्ति में सबसे लंबी, शरीर की सबसे लंबी अरेखित पेशियां पाई जाती है। शरीर की सबसे लंबी अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है, ध्यान रखना आप इसका। गर्भाशय की दीवार या भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। 3 स्तर पाए जाएंगे। सबसे बाहर की होता है पेरीमीट्रियम, मतलब बाहरी स्तर होता है। फिर उसके बाद में आएगा मायोमीट्रियम। मायो जहाँ भी रहता है उसमें मांसपेशी, उसमें पेशियां आ जाती है, पेशियां, है ना। तो इसमें पेशियां पाई जाएगी। मतलब मध्य और सबसे मोटा स्तर होता है ये, मध्य स्तर होगा ना। देखो तीसरा ये अंदर वाला हो जाएगा, गर्भाशय अंतः स्तर, है ना। एंडोमेट्रियम आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर का स्तर होता है। 3 स्तर होते हैं। एंडोमेट्रियम भ्रूण के आरोपण का स्थान होता है। भ्रूण का आरोपण जानते हो ना, जब भ्रूण गर्भाशय में धस जाता है ना, चला जाता है। देखो गिरिवा की गुहा, देखो भ्रूण का गर्भाशय में धसना क्या कहलाता है, आरोपण कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। मतलब गर्भाशय के अंदर वो स्थापित हो जाता है। और कौन सी लेयर में स्थापित होगा, जो अंदर वाली है ना एंडोमेट्रियम, उसमें स्थापित होगा, इसका ध्यान रखना। गर्भाशय एक पतली गिरिवा द्वारा योनि में खुलता है ना। अब गर्भाशय के बाद भ्रूण, बच्चा कहाँ पे आ गया, वो भ्रूण योनि में आ गया बच्चा। और गिरिवा की गुहा को क्या बोलते हैं, ग्रीवानाल बोलते हैं। देखो ग्रीवानाल और गिरिवा ध्यान रखना चाहिए आपको। ग्रीवानाल और योनि, फिर उसके बाद ग्रीवानाल। ग्रीवानाल जानते हो ना क्या होता है, जो योनि की जो गुहा होती है, ग्रीवा की जो गुहा होती है, ग्रीवा की जो गुहा होती है उसको ग्रीवानाल कहते हैं। अब इस ग्रीवानाल और योनि, इन दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, जन्मनाल बोलते हैं, बर्थ केनाल बोलते हैं, है ना। इन दोनों को मिलकर तो बर्थ क्या होती है, ग्रीवानाल और योनि दोनों को मिलकर सम्मिलित रूप से बोलते हैं। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। देखो 3 स्तर तो पढ़ लिया अपन ने, यहाँ पे पढ़े अपन ने 3 स्तर। गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर। लेकिन 3 इसके भाग भी होते हैं। जो ऊपर वाला भाग, देखो 3 भाग होते हैं। पहला भाग फंडस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है ग्रीवा। तो पहला भाग फंडस होता है ना। तो फंडस ऊपरी भाग होता है, गुंबद नुमा होता है, गुंबद नुमा आकृति का होता है। आरोपण का स्थान होता है, मतलब आरोपण यहीं पे होगा, भ्रूण यहीं पे धसेगा, भ्रूण का धसना आरोपण कहलाता है। गर्भधारण गर्भाशय के फंडस भाग में होता है। देखना सबसे पहले बात यह है कि गर्भधारण कहाँ पे होता है, फंडस भाग में होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा इसका बॉडी, मतलब मेन भाग ये होता है, बॉडी मतलब हमारी काया, इसकी काया। गर्भाशय का मध्य भाग होता है, गर्भाशय का सबसे बड़ा भाग यही होता है, मतलब बॉडी, है ना। इसी भाग में दोनों फेलोपियन नलिका आगे खुलेगी। फेलोपियन नलिका जो दोनों आगे खुलती है अंडाशय से निकलकर, वो यहीं पे खुलती है। ग्रीवा, गर्भाशय का अग्र सकरा भाग होता है ग्रीवा। सर्विक्स, सर्विक्स भी देखा डायरेक्ट लिखा जाता है, सर्विक्स, ऐसे सर्विक्स, इंग्लिश में भी ध्यान रखें आप, सर्विक्स, डायरेक्ट सर्विक्स लिखा जाता है एग्जाम में, है ना। तो ग्रीवा हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं। गर्भाशय का अग्र सकरा भाग होता है। इसमें 2 प्रकार के छिद्र स्थित होते हैं, अंतः छिद्र और बाह्य छिद्र। इन छिद्रों के माध्यम से बच्चा बाहर आ जाता है, तो बच्चे को निकलने में आसानी होती है। इस छिद्रों में क्या है, वो अटक जाता है, फिर धीरे धीरे निकलता है, मतलब इन छिद्रों से, गर्भाशय में जो छिद्र पाए जाते हैं ना ग्रीवा में, उनसे। मादा मैथुन अंगों को योनि, अब चौथा है अपना बच्चों, चौथा भाग है इसका, गर्भाशय के बाद चौथा भाग है इसका मादा जनन तंत्र का, योनि, वेजाइना, है ना। योनि में देखो क्या होता है, मादा मैथुन अंग को योनि कहते हैं। मैथुन अंग होता है योनि, है ना, मतलब ये संभोग वाला अंग होता है, मैथुन अंग होता है ना। गर्भाशय मासल रेशे युक्त ग्रंथि विहीन, मतलब इसमें ग्रंथि नहीं पाई जाती। देखो भाई ग्रंथि नहीं पाई जाती इसमें, नलिका तो होती है लेकिन ग्रंथि नहीं होती इसमें, है ना। समान अंग में खुलता है जिसे योनि कहते हैं, मतलब ये एक रेशे युक्त संरचना है, ग्रंथि विहीन संरचना है, ग्रंथि नहीं पाई जाती इसमें, है ना। तो नलिका समान संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। पेशीय रचना होती है, पेशीय युक्त होती है, मतलब पेशी पाई जाएगी, पेशियां होती है इसमें, है ना।
योनि ग्रीवानाल के साथ जुड़कर क्या बनाती है, जननाल बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है ना, ग्रीवानाल के साथ जुड़कर। योनि में लैक्टोबैसिलस, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी। योनि में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें पाया जाता है, योनि में, है ना, वेजाइना में, योनि में, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस कारण योनि का माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है, योनि का माध्यम अम्लीय हो जाता है ना, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु। योनि वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन का स्थान होता है। वीर्यसेचन पता है ना आपको क्या होता है, योनि में शुक्राणुओं को डाला जाता है। वीर्यसेचन का मतलब योनि में शुक्राणुओं को डालना, नर के द्वारा महिला की योनि में शुक्राणुओं को डालना वीर्यसेचन कहलाता है, या इंसेमिनेशन कहलाता है। योनि जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। किसके द्वारा बाहर खुलती है योनि, जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है ना। और गर्भ शिशु के बाहर निकलने के लिए जन्मनाल की तरह कार्य करती है, जन्मनाल की तरह कार्य करती है, ताकि वो बच्चा बाहर निकलेगा ना, तो उसका जन्म होगा, बर्थ कैनाल की तरह कार्य करती है उसकी, है ना। योनि से ही मासिक धर्म या आर्तव चक्र के दौरान रक्त का स्राव होता है। योनि से ही निकलेगा रक्त भी, मासिक धर्म जो होता है महिलाओं में आता है ना, आर्तव चक्र होता है महिलाओं में होता है ये। वल्वा, अगला है आपका पांचवा वल्वा। तो बच्चों ये हमारा वल्वा, महिलाओं का वल्वा। मतलब वल्वा क्या होता है, बाह्य जनन अंग, बाह्य जननेंद्रिय। महिलाओं का जो जननांग होते हैं ना, बाहरी जननांग, महिलाओं के बाहरी जनन अंगों को क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। तो वल्वा में कौन कौन सी चीजें आती है, देखो आप, सबसे पहले इसमें आएगा मोन्स प्यूबिस। ये जगह ऊपर वाली जगह होती है ना, पूरी जगह, यहाँ पे रोम पाए जाते हैं सब जगह, है ना, जिनको प्यूबिक रोम बोलते हैं, मतलब बाल पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस या जगन सेल, है ना, या प्यूबिस मुंड भी बोलते हैं, प्यूबिस मुंड, जगन सेल या मोन्स प्यूबिस या प्यूबिस मुंड, एक ही बात है ना। तो ये वसीय उत्तकों का बना होता है, वसीय उत्तकों का, वसामय उत्तकों का बना होता है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, है ना। इनमें बाल पाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें त्वचा के दो वलन पाए जाएंगे, एक तो मोटा वलन पाया जाएगा बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, है ना, ये लेबिया मेजोरा, ये बाहर की तरफ, दोनों साइड पे ऐसे, दोनों साइड पे ऐसे, ये वलन। तो ये और ये और ये दोनों साइड के जो वलन होते हैं ना, ये इधर पूरा चल रहा है, यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक ये क्या है, लेबिया मेजोरा, ये दोनों वलन। उसके अंदर पतले वलन, त्वचा के पतले वलन, ये तो मोटे वलन है त्वचा के, फोल्ड, है ना, और ये अंदर वाले जो वलन है ये छोटे होते हैं, पतले होते हैं, पतले वलन। लेबिया मेजोरा के अंदर, इस लेबिया मेजोरा के अंदर ये लेबिया माइनोरा मिलते हैं, है ना, लेबिया माइनोरा, लघु भूगोष्ठ, ये त्वचा के पतले वलन होते हैं जो मिलते हैं। अब ये लेबिया माइनोरा से, है ना, इस लेबिया माइनोरा से जो घिरा हुआ स्थान है, इनसे जो घिरा हुआ स्थान है, ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। ये पूरा वेस्टिब्यूल है, पूरा ये वेस्टिब्यूल, है ना, ये लेबिया माइनोरा से जो घिरा हुआ स्थान है, ये पूरा वेस्टिब्यूल कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है ये वेस्टिब्यूल, है ना। वेस्टिब्यूल में आगे की तरफ कौन सा छिद्र मिलता है, मूत्र द्वार, जहां से टॉयलेट बाहर आता है, मूत्र बाहर आता है ना, मूत्र द्वार। पीछे की साइड क्या होता है, कौन सा द्वार होता है, कौन सा छिद्र होता है, योनि द्वार होता है, या योनि छिद्र होता है, योनि द्वार होता है, वेजाइना, है ना, यहां से योनि छिद्र होता है। योनि छिद्र के पार्श्व में क्या पाए जाते हैं, दोनों साइड पे एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, बार्थोनिल ग्रंथि, है ना, या बार्थोनिल नलिका छिद्र। बार्थोनिल ग्रंथि किससे खुलती है, बार्थोनिल नलिका छिद्र से खुलती है ना। तो ये छिद्र पाए जाते हैं योनि द्वार के या योनि छिद्र के पास में, योनि द्वार बोल दो इसको या योनि छिद्र बोल दो, एक ही बात। तो आगे की तरफ तो इसमें क्या मिलेगा, वेस्टिब्यूल में, ये पूरा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में आगे की तरफ मिलेगा मूत्र द्वार, पीछे की तरफ मिलेगा योनि द्वार, और योनि के साइड में कौन से छिद्र मिलते हैं, बार्थोनिल नलिका छिद्र या बार्थोनिल ग्रंथि मिलती है ना, मतलब बार्थोनिल ग्रंथि है ना, ये बार्थोनिल नलिका छिद्र की सहायता से खुलती है, तो योनि के दोनों साइड में पाई जाती है। इसके अलावा जो ये एक संरचना है, ये जो योनि में एक पतली झिल्ली पाई जाती है, आंशिक रूप से पाई जाती है, पूरी उसमें नहीं पाई जाती, आंशिक रूप से यहां तक पाई जाती है झिल्ली, इसको बोलते हैं हाइमन। ये हाइमन, जरूरी नहीं है कि किसी लड़की में हाइमन हो तो वो कुंवारी है। हाइमन एक झिल्ली होती है ना, जो योनि के ऊपर पाई जाती है ना, योनि को ढके हुए रहती, तो जरूरी नहीं कि, मतलब योनि में पाई जाती है तो जरूरी नहीं कि किसी लड़की में अगर हाइमन ये झिल्ली है तो वो कुंवारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हाइमन है ना, साइकिल चलाने से भी टूट सकती है, साइकिल या किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले लिया उसने सक्रिय रूप से, तो हाइमन टूट सकती है,
है ना। तो जरूरी नहीं है कि हाइमन नहीं होने से लड़की कुंवारी नहीं है, मतलब हाइमन है ना प्रथम संभोग के बाद टूट जाती है वैसे तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रथम और शादी के बाद भी ये टूटे ही सही, जरूरी नहीं, वो नहीं है ना। तो प्रथम जो संभोग होता है, मैथुन होता है, उसमें ये टूट जाती है, खून आता है। तो है ना, जरूरी नहीं है कि टूटे ही सही, खून या ऐसे ही, ये बचपन में भी टूट सकती है, किसी भी कारण से टूट सकती है, साइकिल चला लो, खेल कूद, किसी भी चीज में टूट सकती है ना। तो हाइमन नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि उसने मैथुन किया हुआ है ना। हाइमन झिल्ली नहीं है इसका मतलब नहीं है कि उसने मैथुन किया हुआ है ना? तो ये बात है। और देखो दोनों जो वो है लेबिया माइनोरा, जो दोनों लेबिया माइनोरा है, ये पीछे जाके जुड़ रहे हैं, देखो आप इसको बोलते हैं फोर्चेट। दोनों लेबिया माइनोरा, ये दोनों लेबिया माइनोरा पीछे जाके जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्चेट, है ना। अब देखो लेबिया माइनोरा तो ये हो गया पीछे जाके जुड़ रहे हैं। अब लेबिया मेजोरा, ये माइनोरा का तो बता दिया, फोर्चेट पे जुड़ेंगे। लेबिया मेजोरा क्या होता है, ऊपर जुड़ेंगे। लेबिया मेजोरा है, ये दोनों लेबिया मेजोरा, ये और ये दोनों लेबिया मेजोरा ऊपर जाके जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना। तो इनके मिलने के जहां पे मिलान बिंदु हो रहा है इनका, है ना, वहां पे एक संरचना पाई जा रही है, उंगली नुमा संरचना पाई जा रही है, जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस या बग सेफ, है ना। तो क्लाइटोरिस ये क्या है, उंगली नुमा संरचना है, और ये महिलाओं में उत्तेजक अंग का कार्य करती है ना, उत्तेजक अंग का कार्य करती है ना, मतलब उत्तेजना पैदा होती है उनसे, और इससे उनमें क्लाइटोरिस से उंगली नुमा होती है, नर के शिश्न के समजात होती है, जो पेनिस होता है ना आदमी का, उसके समजात होती है ना। उंगली नुमा दिख रही है आपको, उंगली जैसी होती है वो संरचना, तो ये है इसमें। इसके बाद इसके बाद एक गुदा छिद्र पाया जाता है यहाँ पे महिला में, है ना, जिससे क्या पोटी बाहर आती है, है ना। टॉयलेट तो मूत्र द्वार से बाहर आ जाता है, बाकी पोटी इससे बाहर आती है। और जो ये फोर्चेट और ये गुदा है ना, ये फोर्चेट है और ये जो गुदा है या एनक है, इसके बीच का जो स्थान है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेरिनियम कहलाता है ना। ये है इसमें। बाकी योनि द्वार बताई दिया आपको भाई, योनि द्वार ये है ना।